हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक टॉपिक होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, जो एमबीए में, बीबीए में और बीकॉम में पढ़ाया जाता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है, जिसके क्वेश्चंस एग्ज़ाम में ज़्यादातर आते ही हैं। तो पहले हम उसका कंसेप्ट देखते हैं, फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे। सबसे पहले मीनिंग देखते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कंसेप्ट हैविंग मैनीफोल्ड मीनिंग्स। क्या होता है इसमें कि एक हम देखते हैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक हम देखेंगे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्वेस्टर में क्या होता है कि अब जब कोई इन्वेस्टमेंट करता है, आदमी कोई भी मनुष्य इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो इसका मतलब वो अपने खर्चे रोक रहा है, वो एक जगह पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। तो वो ये चाहेगा कि जो मैं उस पैसे को यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके बदले मुझे क्या मिल रहा है। तो वो कुछ एक रिटर्न चाहेगा कि मुझे बाद में चलिए एक्स्ट्रा पैसा मिल जाए। तो जो एक्स्ट्रा रिटर्न वो चाह रहा है, जो फ्यूचर में रेट ऑफ रिटर्न वो चाह रहा है, जो भी रिटर्न हो तो किस रेट पे मिलेगा, वही हम उसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल नाम देते हैं। तो देखिए एक तरफ लिखा हुआ है यहाँ पे, सम थ्योरिस्ट डिफाइन इट एज अ मेजरमेंट ऑफ द सेक्रीफाइस मेड बाय एन इन्वेस्टर इन ऑर्डर टू जनरेट कैपिटल फॉर्मेशन। यानी कि एक सेक्रीफाइस हो गया, वो त्याग कर रहा है कि अपने पैसे को दूसरी जगह दे दिया, किसी और को दे दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो अपने पास से तो चला ही गया, तो दूसरे को दे दिया। अब हम अपना खर्चा नहीं कर सकते, हम उस पैसे को यूज़ नहीं कर सकते। जो हम त्याग कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उसके बदले हमें क्या मिलेगा, तो उसके बदले हमें कुछ रिटर्न चाहिए, एंड दैट इज़ अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल. So as investor hopes to get a suitable return on his investment in any business firm since he postpones his present consumption. Thus, cost of capital for an investor is the measurement of disutility of funds in present times as compared to the future rate of return. यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो एक मेजरमेंट कर लिया हमने कि हम अब उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, वो फंड्स हमारे अब काम नहीं आ रहा है, तो फ्यूचर में हमें उसके बदले क्या रिटर्न मिलेगा, एंड दैट रेट ऑफ रिटर्न इज़ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. दूसरा नज़रिया देखते हैं फर्म का या कंपनी का, क्योंकि जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है वो किसी फर्म में अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो फर्म वहाँ से उससे इन्वेस्टर से पैसा ले रही है. अब फर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग फंड्स. जो पैसा हम अरेंज कर रहे हैं, कंपनी है मान लीजिए हम, तो हमें दूसरों से उधार चाहिए, तो उधार चाहिए तो बदले में कुछ तो ब्याज देना ही पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा या डिविडेंड देना पड़ेगा, जो कुछ भी हमें बदले में देना है वो हमारा एक तरह से खर्चा हो रहा है. तो डेट इज़ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग फंड्स, यानी कि जो फर्म को प्राइस पे करना है उन फंड्स को बोरो करने के लिए, उधार लेने के लिए. So it is that minimum rate which must be earned on invested funds so as to cover the price and other related cost payable for the use of funds. यानी कि अगर हम किसी से उधार लिए हैं तो हमें 10% उसको रिटर्न देना है, ब्याज देना है, तो अब हमें ये देखना है कि कम से कम 10% तो हम कमाएं. हमारा खर्चा अगर हो रहा है, यानी कि हम बदले में 10% उधार पे ब्याज दे रहे हैं हम, तो हमें 10% से ज़्यादा अर्निंग करनी पड़ेगी. तो हमें कम से कम तो एक ये मिनिमम रिटर्न फिक्स हो गया कि हमें 10% पे हमें उधार मिला है, तो हमें 10% तो कमाना ही कमाना पड़ेगा. अपनी इन्वेस्टमेंट करके जो हमें लोगों से उधार लिया है, उस उधार को हम अपने बिज़नेस में लगाएंगे, तो बिज़नेस के ऑपरेशंस एक्टिविटी होंगी, तो वो रिटर्न जो हमें मिले, जो हमारे बिज़नेस में जो प्रॉफिट हो, वो 10% से ज़्यादा होना चाहिए. जो पैसे हमने लगाए उस पर रिटर्न हमें कंपेरेटिवली ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम जो हमने उधार लिया है उस पर हम ब्याज चुका पाएंगे. Thus, from a firm's point of view, it is the measurement of the profitability of investments and yardstick to decide whether to invest or not. और अगर हमें कहीं इन्वेस्ट करना है, कंपनी हमने उधार लेकर पैसा बिजनेस में लगा रहे हैं, तो वैसा ही बिजनेस हमें ढूंढना है जिस पे हमें रिटर्न ज़्यादा हो, हमें इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा ज़्यादा हो और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो. तो ये दो कंसेप्ट हो गए हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के. दो डेफिनेशंस भी हम देख लेते हैं. एक है मिल्टन एच
स्पेंसर की। ये कहते हैं द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न विच अ फर्म रिक्वायर्स एज अ कंडीशन फॉर अंडरटेकिंग एन इन्वेस्टमेंट। यानी कि मिनिमम रिटर्न हो गया कि हमें, कि अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है तो ये मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है कि इतना हमें अपनी बिजनेस में कमाना ही कमाना है, कि जो उधार का पैसा हम बिजनेस में लगा रहे हैं, अपनी पूंजी बिजनेस में लगा रहे हैं, तो उसे कम से कम उतना तो रिटर्न मिले कि बाहर वालों के जो दायित्व है, हमारा बाहर का दायित्व है, वो हम आराम से पे कर सकें। सेकेंड डेफिनेशन एम.जे. गॉर्डन ने दी है, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रेट ऑफ रिटर्न अ कंपनी मस्ट अर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ द कंपनी। ये भी वही बात कह रहे हैं कि हमें रेट ऑफ रिटर्न हो गया एक तरह से, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो गया, रेट ऑफ रिटर्न हो गया। जो कंपनी का इन्वेस्टमेंट कर रही है, कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो उस पर कम से कम उतना रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए जिससे कि फर्म की वैल्यू, कंपनी की वैल्यू बढ़ सके, मेंटेन रहे, कि कंपनी की वैल्यू डाउन ना हो जाए। तो इतना रिटर्न हमें मिलता रहना चाहिए। तो ये दो डेफिनेशंस से हमें कुछ समझ में आया, और इन डेफिनेशन से हमें 3 बेसिक कंसेप्ट्स आते हैं। देखिए, बेसिक एस्पेक्ट्स हैं इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंसेप्ट के। पहला पॉइंट आता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नॉट अ कॉस्ट एज सच। इसको हम एक तरह से कॉस्ट नहीं मानते, ये एक तरह से रेट ऑफ रिटर्न हो गया कि फर्म को इतना तो अर्न करना ही करना है अपने प्रोजेक्ट से, अपने बिजनेस से। अगर इससे कम करेंगे तो फिर हम फायदे में नहीं रहेंगे। तो एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक पॉइंट हो गया कि इतना तो मिनिमम हमें अर्न करना ही करना है। अब वही सेकंड पॉइंट में कहा गया है कि इट इज़ द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, कि ये मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है जो हमको मेंटेन करना है, जिससे कि मार्केट में हमारी वैल्यू रहे, हमारे शेयर्स की वैल्यू सही रहे, मार्केट में वो ट्रेडेबल रहे, सही से उनकी डिमांड बनी रहे और उनकी मैक्सिमाइजेशन वेल्थ हो सके। और तीसरा पॉइंट आता है, इट कंप्राइजेज ऑफ 3 कंपोनेंट्स। यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स की बात करी गई है, क्योंकि जब हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस रिस्क होता है, फाइनेंशियल रिस्क तो होता ही है जब इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स यहाँ पर कंपोनेंट्स आ रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंप्राइज ऑफ 3 कंपोनेंट्स। पहला है द एक्सपेक्टेड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एट जीरो रिस्क लेवल से द रेट ऑफ इंटरेस्ट अलाउड बाई बैंक्स। एक तो नॉर्मल रेट हो गया हमारा, हमें वो अर्न करना है कि अगर हमें जीरो कोई रिस्क नहीं है और एक नॉर्मल जैसे बैंक से लोन लेते हैं तो जितना ब्याज हम उन्हें चुकाएंगे तो उतना तो हमें नॉर्मल रेट आना ही आना चाहिए। फिर हम बिजनेस में जो रिस्क बियर करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो रिस्क तो होता ही है, तो बिजनेस रिस्क हम बियर कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमें कुछ रिटर्न मिलना चाहिए, वो भी रिटर्न आ गया। और प्रीमियम फॉर फाइनेंशियल रिस्क ऑन अकाउंट ऑफ पैटर्न ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर है जिस तरह से कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी शेयर्स भी होते हैं, प्रेफरेंस शेयर से भी पैसा हम लेते हैं, बैंक से भी लोन लेते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी लेते हैं, जनरल पब्लिक से डिबेंचर्स के फॉर्म में हम लोन लेते हैं। तो ये सब फाइनेंशियल रिस्क भी हो जाता है कि हम कहीं से उधार ले रहे हैं तो रिस्क तो हमारे ऊपर हो ही गया, वित्तीय रिस्क हो गया एक तरीके से। तो कि हमें बिजनेस ठप हो जाए तो हम वो उनको कहाँ से चुका पाएंगे, तो इसलिए ये फाइनेंशियल रिस्क भी हो गया। तो ये सब रिस्क भी के लिए भी हमें रिटर्न चाहिए, एक नॉर्मल रिटर्न चाहिए। इन सबको अगर हम कंबाइंड कर दें तो उतना कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी उतना रिटर्न हमें मिलना चाहिए। अब देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे हम निकालेंगे। 3 तरह की हम कैपिटल यहाँ पे मानते हैं। पहले हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट ऑफ बोरोड कैपिटल या डेब्ट कैपिटल, कि जो हम उधार लेते हैं, जैसे डिबेंचर्स से लोन के माध्यम से लिया, या हमने बैंक से लोन लिया, या कोई वित्तीय संस्थानों से हमने लोन लिया, तो उनकी कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, कैसी लागत उसकी निकलेगी। तो देखिए कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल 2 तरीके माने गए हैं। कॉस्ट ऑफ परपिचुअल यानी इररिडीमेबल डेब्ट, यानी कि जो डेब्ट उधार हमें वापस कभी नहीं करना, जब तक कंपनी रहेगी वो उधार बना रहेगा। और एक होता है कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेब्ट। रिडीमेबल डेब्ट मीन्स जो हमें कुछ समय के बाद, 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, या जो भी 15 साल के बाद जो भी डिसाइड हुआ है हमें वापस करना है। तो पहला वाला जो है वो वापस नहीं करने वाला तो जनरली एक कॉमन नहीं है, ऐसा अब नहीं मिलता है, लेकिन अब क्योंकि क्वेश्चंस होते हैं तो इसलिए हम उसके फॉर्मूले भी देखेंगे। तो अब हम इसके फॉर्मूला देखते हैं। तो कॉस्ट ऑफ परपिचुअल डेब्ट का फॉर्मूला होगा, देखिए CB का मतलब कॉस्ट ऑफ डेब्ट हम निकालेंगे आफ्टर टैक्स, क्योंकि हम जो ब्याज देते हैं, जो इंटरेस्ट हम देंगे वो खर्चे माने जाते हैं और फिर उसके बाद ही हम अपने प्रॉफिट पर टैक्स निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला दे रहा हुआ है IP/NP, और IP के आगे है 1 - T यानी कि टैक्स रेट, यानी कि जो इंटरेस्ट है वो हम टैक्स घटाने के बाद देखेंगे, क्योंकि हमारा टैक्स कम हो जाता है तो हमें फ़ायदे की बात है। ये डिडक्टिबल एक्सपेंस है हमारा इंटरेस्ट, कि अगर हमें जो इंटरेस्ट अगर हमें 5% पे भी ब्याज मिला, 500 रुपये का मान लीजिए हमने ब्याज दिया, तो 500 रुपये प्रॉफिट में कम हो जाएंगे तो टैक्स भी हमारा कम होगा।
तो इसलिए हम आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकाला करते हैं। तो इसका फार्मूला हो गया IP 1 माइनस टी अपॉन NP इंटू 100। IP हो गया कितना इंटरेस्ट देना है, NP का मतलब हो गया नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स मतलब कितना पैसा हमारे पास आया जब हमने उधार लिया था। तो अब नीचे इनके मतलब भी दे रखे हैं। ऐसी दूसरी तरफ देखेंगे, ये कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेप्ट का फार्मूला है। कॉस्ट CB मतलब कॉस्ट ऑफ डेप्ट बोरोड कैपिटल आफ्टर टैक्स, इसका फार्मूला भी वही है। IP 1 माइनस टी तो उतना ही है, लेकिन क्योंकि ये रिडीमेबल है, कुछ टाइम के बाद वापस करना है, तो इसमें नई दो बातें आ जाएंगी कि कितने साल के बाद वापस करना है और कितना अमाउंट हमें वापस करना है। तो इसलिए MV का मतलब मैच्योरिटी वैल्यू कितना वापस करेंगे, माइनस NP नेट प्रोसीड्स कितना शुरू में हमें मिला था, डिवाइडेड बाई N का मतलब नंबर ऑफ आइटम्स, और इसको डिवाइड कर देंगे MV माइनस NP डिवाइडेड बाई 2 और इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। तो नीचे समझने की बात है, देखिए नीचे भी लिख रहा है CB का मतलब कॉस्ट ऑफ बोरोड कैपिटल हो गया, IP का मतलब इंटरेस्ट पेबल हमें कितना ब्याज देना है प्रति वर्ष, और NP का मतलब नेट प्रोसीड्स फॉर द इशू कितना हमें पैसा मिलेगा। तो कैसे कितना मिलेगा, जो भी फेस वैल्यू है 100 रुपये के हिसाब से मिलना है तो 100 रुपये मिलेंगे। अगर हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं डिबेंचर्स तो हमें प्रीमियम का पैसा ज़्यादा मिलता है, डिस्काउंट दे रहे हैं तो माइनस हो जाएगा। और कुछ फ्लोटेशन कॉस्ट भी होते हैं। फ्लोटेशन का मतलब उधार लेते वक्त भी खर्चा होता है। खर्चा कैसे होगा कि हमें जनता से पैसे लेने हैं, तो जनता को हमें एडवर्टीजमेंट भी अखबार में निकालना पड़ेगा, टीवी पे एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा, तो वो खर्चा हो गया। फॉर्म्स की प्रिंटिंग की छपाई वगैरह होगी। इशू मैनेजर्स होते हैं, बहुत सारे लोग हमें लगाने पड़ेंगे, तो उनकी सैलरीज वगैरह देनी पड़ेंगी, कमीशन देना पड़ेगा, तो हमें उतना अमाउंट कम मिलेगा फिर, क्योंकि जितना हमने सोचा उतना तो मिलेगा नहीं भाई, खर्चे भी तो उठाने पड़ेंगे हमें, तो वो खर्चे माइनस हो जाते हैं। MV भी वैसी है कि हम जब समय हो जाएगा 10 साल 5 साल जब वापस करेंगे तो कितना पैसा वापस करेंगे, तो वो भी हम फेस वैल्यू देखेंगे। उसमें अगर प्रीमियम पे वापस कर रहे हैं तो प्रीमियम जुड़ जाएगा, डिस्काउंट पे वापस कर रहे हैं तो डिस्काउंट कम हो जाएगा। N का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं मैच्योरिटी के लिए, और T का मतलब टैक्स रेट कि 50% है तो T हम ऊपर 0.5 लिख देंगे, 60% है तो 0.6 लिख देंगे, 30% है तो 0.3 लिख देंगे। तो इन फॉर्मूले की हेल्प से हम डेप्ट कैपिटल पर हम लागत निकाल सकते हैं। दूसरा देखिए आता है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल भी सिंपल होता है कि ये भी हमारे शेयर कैपिटल का ही हिस्सा होता है, लेकिन इनमें प्रेफरेंस होता है। प्रेफरेंस का मतलब होता है वरीयता दी जाती है इन शेयर्स को, कि जब प्रॉफिट होता है तो हम अपने जो लाभांश होता है, डिविडेंड जिसे हम कहते हैं, तो पहले इन शेयर कैपिटल को दिया जाएगा प्रेफरेंस वालों को, बाद में एक नॉर्मल इक्विटी शेयर्स को दिया जाता है। और अगर कंपनी बंद हो रही होती है तो भी पहले हम इनका पैसा चुकाएंगे, वापस करेंगे, उसके बाद ही बचा हुआ पैसा इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। तो इसलिए इनको प्रेफरेंस वरीयता मिलती है, इसलिए इनको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहा जाता है। इसमें भी देखिए दो बातें हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में, दोनों वही हैं, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर यानी कि जो वापस नहीं करने हैं, और दूसरे कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल जो वापस करने हैं। अब लेकिन यहाँ पे समझने की बात है कि ब्याज जब हम पहले देते थे डिबेंचर्स पे तो वो इंटरेस्ट खर्चों में आ जाता था, और उसके बाद हम टैक्स निकालते थे प्रॉफिट जब बचता था। लेकिन ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हैं, इन पे लाभांश बढ़ता है यानी कि प्रॉफिट का हिस्सा बढ़ता है, तो प्रॉफिट तो टैक्स कटने के बाद ही आता है, तो ये ऑलरेडी आफ्टर टैक्स माने जाते हैं। तो देखिए CP का मतलब हो गया कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल निकालेंगे। इररिडीमेबल में PD अपॉन NP इंटू 100 फार्मूला है। PD मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड, और नेट प्रोसीड्स NP जैसे पहले निकाला था वही रहेगा, नेट प्रोसीड्स इंटू 100। रिडीमेबल में क्या हो गया, बिल्कुल सेम फार्मूले हैं जैसे पिछले वाले थे, वहाँ पे IP इंटरेस्ट पेबल लिखा था, यहाँ पे PD मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड लिखा है। बाकी फार्मूला बिल्कुल सेम है, कोई इसमें चेंज नहीं है। PD प्लस MV माइनस NP डिवाइड बाई N और होल डिवाइडेड बाई MV माइनस NP डिवाइड बाई 2, यानी कि मैच्योरिटी वैल्यू है, नेट प्रोसीड्स, सब वही चीज़ें हैं। तो ये आफ्टर टैक्स निकल जाता है। अगर बिफोर टैक्स करना हो तो जो ये आंसर निकला है CP आफ्टर टैक्स आएगा, उसे 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड कर दीजिए, तो ये बिफोर टैक्स भी हमारा कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो ये दोनों के फॉर्मूले लगभग सेम हैं डेप्ट के और प्रेफरेंस के, बस वहाँ पे IP आ गया, यहाँ पे PD आ गया है, बाकी सब सेम है फॉर्मूला। वो और जो 1 माइनस टी करते हैं वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे टैक्स हम नहीं घटाते, टैक्स घटने के बाद ही हमें प्रॉफिट में से ये डिविडेंड बांटा जाता है। थर्ड हमारी कैपिटल आती है इक्विटी शेयर कैपिटल। ये तो होती ही होती है हर कंपनी में, जो भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैं उनकी तो ये इक्विटी शेयर कैपिटल होनी ही होनी है, और शेयर्स उनके लिस्टेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, तो वो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज कहलाई जाती हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल तो कंपनी में होनी ही होनी है, तो उसके भी हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल देखेंगे। तो हम 3 तरह के फॉर्मूले हैं, 3 मेथड्स दिए हुए हैं कि तीनों के बेसिस पर हम अलग अलग थोड़े फॉर्मूले हो जाते हैं।
पहला है डिविडेंड यील्ड मेथड, दूसरा है अर्निंग्स यील्ड मेथड और तीसरा है डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ इन डिविडेंड मेथड। इसमें देखिए क्या बताया गया है कि पहला है डिविडेंड यील्ड, कि जब भी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, हम कहीं भी अगर शेयर में पैसा लगाते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि हमें रेगुलर रिटर्न मिलता रहे, प्रति वर्ष हमें कुछ ना कुछ रिटर्न उससे मिलना चाहिए। तो डिविडेंड यानी कि लाभांश जो मिलता है, जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ लाभांश हमें मिलेगा। तो हम डिविडेंड को देखते हैं कि हम जितना पैसा लगा रहे हैं, जितने भी आज की वैल्यू पे मार्केट प्राइस जो भी शेयर का है उस पर हमें प्रति वर्ष कितना रिटर्न मिलेगा या कंपनी कितना रिटर्न देगी, कितना डिविडेंड देगी, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाया जाता है। तो यही लिखा है, बिफोर एन इन्वेस्टर पेज सर्टेन प्राइस फॉर परचेजिंग इक्विटी शेयर्स ही एक्सपेक्ट्स सर्टेन रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट विच इज इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और दिस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स। दूसरा मेथड होता है अर्निंग्स यील्ड मेथड। यहाँ पर हमारा आर्ग्यूमेंट क्या है कि हम रेगुलर इनकम नहीं चाह रहे, हमें अर्निंग्स पता चल जाए कि कंपनी को कितनी अर्निंग्स हो रही हैं। अगर वो हमें मिल भी नहीं रही तो कंपनी के पास तो रखी हैं और उससे कंपनी के पास रहेंगी तो उससे फ्यूचर ग्रोथ होगी कंपनी की, उसको बिजनेस में पैसा लगाएगी वो अपनी अर्निंग्स को, अपने प्रॉफिट को। तो हम अर्निंग्स को भी देख कर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। So it is based on the argument that even if the earnings are not disbursed as dividends, यानी बट नहीं रही हैं डिविडेंड्स भी, तो it is kept in the retained earnings। retained earnings का मतलब रिटेन कर लिया, अर्निंग्स को हमने रोक लिया और वो हमारे काम आएगा, बिजनेस में काम आएगा, फ्यूचर एक्सपेंशन में, फ्यूचर ग्रोथ के लिए काम आ सकता है वो। तो इससे क्या होगा, जब कंपनी की फ्यूचर रिटेन अर्निंग्स होंगे उन्हें वो दोबारा इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस में, तो कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ होगी, अर्निंग्स कंपनी की अच्छी होंगी और इससे फिर मार्केट प्राइस शेयर के बढ़ जाएंगे। तीसरा मेथड होता है डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ इन डिविडेंड, यानी कि डिविडेंड पहला वाला मेथड तो है ही डिविडेंड यील्ड मेथड, तो डिविडेंड हमें मिल रहा है लेकिन हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हर वर्ष कुछ ना कुछ डिविडेंड हमारा बढ़ेगा भी, कंपनी को ज़्यादा रेगुलर बेसिस पर रेगुलर नया नया प्रॉफिट भी होंगे, प्रॉफिट भी बढ़ेगा तो हमारा डिविडेंड भी बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है शेयर होल्डर्स विल नॉर्मली एक्सपेक्ट डिविडेंड टू इंक्रीज ईयर आफ्टर ईयर एंड नॉट टू रिमेन कांस्टेंट इन परपेचुइटी, यानी कि फिक्स नहीं रहेगा डिविडेंड हर वर्ष, कभी 10% दे रही है फिर उसने 12 कर दिया, कभी 15 कर दिया, तो इस तरह से ग्रोथ भी डिविडेंड में होनी चाहिए। तो ये तीनों मेथड के हिसाब से हम फॉर्मूले देखेंगे। देखिए डिविडेंड यील्ड मेथड में फॉर्मूला है सीई का मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी आफ्टर टैक्स डीपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100। डीपीएस मतलब डिविडेंड पर शेयर, एमपीएस मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर। अर्निंग्स में डीपीएस की जगह क्या हो गया, ईपीएस हो गया, ईपीएस अपॉन अर्निंग पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100। और डिविडेंड वाले में क्या हो गया, डीपीएस अपॉन एमपीएस तो है ही, इंटू 100 करेंगे प्लस ग्रोथ रेट, जी मतलब कितने डिविडेंड प्रति वर्ष बढ़ेगा, 5% 10%, तो प्लस 5% उसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो ये तीनों मेथड हैं, अब डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है, जो फॉर्मूले में क्वेश्चन में दिया होगा वो फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, जैसी भी इंफॉर्मेशन होगी क्वेश्चन में उसके हिसाब से हम फार्मूला लगा सकते हैं। चौथा पॉइंट आता है इसमें कॉस्ट में, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। ये रिटेन अर्निंग्स क्या होती हैं कि जैसे अभी हमने अभी बात कर रहे थे कि कंपनी अपना जो भी प्रॉफिट होता है वो या तो शेयर होल्डर्स को बांट देती है या वो रोक कर रख लेती है। अगर बांट दिया तो उसे हम डिविडेंड कहते हैं, अगर नहीं बांटा तो उसे हम रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं कि अर्निंग्स को रिटेन कर लिया, रोक लिया। और वो रोक क्यों लेती है, क्योंकि कंपनी को फिर ऐसा ना हो कि कंपनी को ज़रूरत है तो फिर हम पहले तो बांट दें फिर हम वापस और उधार लें, तो ऐसा ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, कंपनी क्या करती हैं कि पैसा को, प्रॉफिट को वो रोक लेती हैं कि कंपनी को आगे पैसे की ज़रूरत है, कंपनी को एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है, या कोई नई मशीन खरीदनी है, प्लांट एंड मशीनरी नई चाहिए, या कोई हमें नए फैक्ट्री बनानी है, तो हम उस पैसे को बिजनेस में ही दोबारा यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अब ये माना जाता है कि भाई ये तो अपना ही पैसा है तो इस पर खर्चा क्या होगा, तो वो थोड़ा आर्ग्यूमेंट हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे डिविडेंड यील्ड मेथड आप देखेंगे, दो मेथड से हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स को बनाएंगे। तो देखिए बीच में लिखा हुआ है कि कभी कभी आर्ग्यूमेंट होता है कि रिटेन अर्निंग्स में कोई कॉस्ट नहीं होती है, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट सही नहीं है। रिटेन अर्निंग्स में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स कॉस्ट एंड दिस कॉस्ट इज इन द फॉर्म ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड्स फॉरगोन बाई और विदहेल्ड फ्रॉम द इक्विटी शेयर होल्डर्स। कि अगर ये प्रॉफिट बढ़ जाता, अपने शेयर होल्डर्स को हम दे देते, कंपनी शेयर होल्डर्स को, अंशधारकों को ये पैसा दे देती, तो वो पैसे जो शेयर होल्डर्स थे उन पैसे को वो कहीं और इन्वेस्ट करते और उन्हें और रिटर्न मिलता, लेकिन अब वो उन्हें रिटर्न नहीं मिल रहा। तो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसको हम कहते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो गई और इसलिए हम इसकी लागत मानते हैं। इसलिए दो मेथड हैं, डिविडेंड यील्ड मेथड और एक अर्निंग यील्ड मेथड।
तो कंपनीज डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट द एंटायर प्रॉफिट्स बाय वे ऑफ डिविडेंड अमंग देयर शेयर होल्डर्स. अ पार्ट ऑफ सच प्रॉफिट इज रिटेन्ड फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट. इट मे लीड टू ग्रोथ इन बोथ कैश फ्लो अर्निंग्स एंड इन डिविडेंड्स. ये मैंने आपको बता दिया अभी. ऐसी अर्निंग्स है. द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग टू द शेयर होल्डर इज द रेट ऑफ रिटर्न दैट दे कैन ऑब्टेन बाय इन्वेस्टिंग द आफ्टर टैक्स डिविडेंड्स इन ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज़. यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई कि अगर हम ये अर्निंग्स बांट देते शेयर होल्डर्स को तो वो कहीं उसको इन्वेस्ट करते और उससे ज़्यादा उन्हें रिटर्न मिल सकता था. तो इसलिए ये इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मानी जाती है. इनके दोनों के फॉर्मूले देख लेते हैं. डिविडेंड यील्ड मेथड और अर्निंग यील्ड मेथड. डिविडेंड यील्ड मेथड में कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग दे रखा है डीपीएस अपॉन एमपीएस, लेकिन साथ में 1 माइनस टीडी और 1 माइनस टीसी डिवाइड हो रहा है. टीडी का मतलब पर्सनल इनकम टैक्स है कि डिविडेंड मिलता है तो उस पर क्या टैक्स पड़ेगा, और एमपीएस है तो मार्केट प्राइस है. तो क्या होता है कि हम जब अपने शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं तो अगर हमें फ़ायदा होता है तो उस पर हमें इनकम टैक्स में एक हेड होता है कैपिटल गेंस. एक पॉइंट आता है उसमें कैपिटल गेंस. तो हमें कैपिटल गेंस यानी कि टैक्स देना पड़ता है कैपिटल गेंस पे. इसे हम कैपिटल गेंस कहते हैं जो शेयर्स को बेचने और ख़रीदने पे हमें फ़ायदा मिलता है. तो वो कैपिटल गेंस भी हमें देना पड़ेगा. तो इसलिए मार्केट प्राइस और डीपीएस में इनको मल्टीप्लाई करा गया है. अर्निंग्स यील्ड मेथड में डीपीएस की जगह ईपीएस हो गया है. बाकी फॉर्मूला वही सेम रहेगा. तो ये इस तरह से हमने 4 मेथड सीखे हैं. कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल और ये कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स. अब अगर हम इन चारों को कंबाइंड कर दें कि हम ये देखना चाहते हैं कि कंपनी में चारों हैं, इक्विटी शेयर्स भी हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं, डिबेंचर्स भी हैं और ये रिटेन अर्निंग्स भी हैं. तो चारों के अलग अलग तो हमने कॉस्ट निकाल ली, लागत निकाल ली, लेकिन हम चाहते हैं कि चारों का एवरेज एक कंबाइंड निकल कर वैल्यू आ जाए. तो उसको हम कहते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो क्या हो गया, कंपोजिट कॉस्ट हो गई या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कह लीजिए इसको, या एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कह लीजिए, किसी भी नाम से आप बोल सकते हैं कि सबको कंबाइंड कर लिया. तो देखिए CIMA डिफाइंस, इन्होंने डेफिनेशन दी है द वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज द एवरेज कॉस्ट ऑफ कंपनीज फाइनेंस. यानी कि टोटल जो कंपनी ने फाइनेंस कर रखा है, जो पैसा ले रखा है, इक्विटी शेयर, डिबेंचर से, बैंक लोन से, रिटेन अर्निंग से, प्रेफरेंस शेयर से, कहीं से भी ले रखा है, वेटेड अकॉर्डिंग टू द प्रपोर्शन ईच एलिमेंट बियर्स टू द टोटल पूल ऑफ कैपिटल. वेटिंग इज यूजुअली बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यूएशंस, करंट यील्ड्स एंड कॉस्ट आफ्टर टैक्स. तो इसका हम वेट निकाल लेते हैं कि मान लीजिए हमारे इक्विटी शेयर 2 लाख हैं, प्रेफरेंस शेयर 3 लाख हैं, रिटेन अर्निंग्स 1 लाख है, डिबेंचर्स 5 लाख हैं. तो जो ज़्यादा है, जिनका अमाउंट ज़्यादा है उसका वेट ज़्यादा होगा, जो कम है उनका वेट कम होगा. तो हम उसके हिसाब से वेट्स निकाल लेते हैं और हम फिर वेटेड कॉस्ट यानी एवरेज कॉस्ट सबका निकाल लेते हैं. कंबाइंड कॉस्ट आ जाती है. जैसे आपके हम पढ़ते थे तो जैसे कि मार्कशीट होती है हमारी, तो उसमें हमारे हर सब्जेक्ट में नंबर आते हैं, अलग अलग मार्क्स आते हैं, और एक हम ओवरऑल परसेंटेज निकाल लेते हैं. सबका मिक्स करके एक परसेंटेज निकाल आती है कि हमारे 70% आए, 90% आए. तो ऐसे ही यहाँ पर अलग अलग कॉस्ट निकाल ली और सबका एक एवरेज निकाल लेते हैं. तो उसे हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहा करते हैं. जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इनको आप और अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं. तो अब लास्ट में देखते हैं हम यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या हुई कॉस्ट ऑफ कैपिटल की. तो ये कंसेप्ट है हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है जब मैनेजमेंट डिसीजंस लेता है, जिसे हम मैनेजरियल डिसीजंस कहते हैं. तो कहाँ कहाँ काम आ जाता है, वैसे तो बहुत जगह काम आता है, लेकिन यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हैं. पहला है हेल्पफुल इन कैपिटल बजटिंग डिसीजंस. कैपिटल बजटिंग का मतलब होता है कि जो हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, नए प्रोजेक्ट लगाते हैं, नई फैक्ट्री बिजनेस अपना स्टार्ट करते हैं, नई फैक्ट्री लगाने, तो हम कैपिटल बजटिंग कहा करते हैं. तो कैपिटल बजटिंग करनी पड़ती है कि हमें कहाँ से पैसा आएगा, कितना पैसा लगाना है, कितना हमें रिटर्न होगा. ये सब हम कैपिटल बजटिंग में डिसीजंस में देखते हैं. तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर हमें पता होगी, आइडिया होगा, तो हम कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में ये काम आता है कि अगर हमें कहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें पता रहेगा कि हमें कितनी हमारी लागत आ रही है कॉस्ट ऑफ कैपिटल और हमें कितना उस पर रिटर्न कमाना है. तो हमें कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना है तो ये ध्यान में रखना है कि हमारे लागत से ज़्यादा हमें रिटर्न मिलेगा, तभी हम वो डिसीजन लेंगे, वरना हम उसे इग्नोर कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे. तो इसलिए कहीं भी हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर हमें पता है, आइडिया है कि लगभग इतनी होगी, तो उससे ज़्यादा रिटर्न हमें अगर प्रोजेक्ट में मिलेगा तभी हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, वरना रिजेक्ट कर देंगे. और नेक्स्ट हेडिंग आती है हेल्पफुल इन प्लानिंग कैपिटल स्ट्रक्चर. प्लानिंग कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स कि ये भी हमें ध्यान में रखना है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि कंपनी ने कहाँ कहाँ से पूंजी इकट्ठी करी है. इक्विटी शेयर से, प्रेफरेंस शेयर से, डिबेंचर से, बॉन्ड से और रिटेन अर्निंग से, इन सब से पैसा लिया है. तो हमें मैनेजमेंट को ध्यान में रखना है अपनी कंपनी के कि जो कैपिटल उन्होंने ली है, कैपिटल स्ट्रक्चर बनाया है, उसकी लागत कम से कम आए. हमें वही फंड्स उधार लेने चाहिए, निवेश कराना चाहिए जिससे लागत हमारी कम से कम रहे.
और रिस्क भी कम से कम रहे। और थर्ड हेडिंग है एवोल्यूशन ऑफ एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स। ये भी कैपिटल बजटिंग की तरह ही है। एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स, हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, ग्रो करना है, तो हम ऐसी जगह पे ही एक्सपेंड करेंगे, वहीं तभी एक्सपेंड करेंगे, बिजनेस को बढ़ाएंगे कि जब हमारा रिटर्न ज़्यादा आए और हमारा फाइनेंशियल कॉस्ट उसकी कम आए। और लास्ट है एवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। तो शेयर होल्डर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं, ये सब टॉप मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस भी देखते हैं कि जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, हमारे फाइनेंशियल मैनेजर हैं, फाइनेंस मैनेजर हैं, और जो आपके फाइनेंशियल ऑफिसर्स हैं बड़े, तो वो कैसा काम कर रहे हैं। अगर कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है, कंपनी का अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट कम आ रही है, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम आ रही है और उससे प्रॉफिट हमें इन्वेस्टमेंट्स पे ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब हम देखेंगे कि जो कंपनी के फाइनेंशियल ऑफिसर्स हैं, फाइनेंस मैनेजर्स हैं, फाइनेंस ऑफिसर हैं, तो ये सब अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी अच्छी परफॉर्मेंस मानी जाएगी। तो ये लगभग 4 पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल काम आती है। अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए देखते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे जिससे कि आपको ये कंसेप्ट और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। हेलो एवरीवन, अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। अभी हमने थ्योरी देख ली है, अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे जिससे कि आपको ये कंसेप्ट और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो पहला प्रश्न हम करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंपनी इशूज़ 5008% डिबेंचर्स ऑफ ₹10 ईच। 5000 डिबेंचर इशू करे, 8% डिबेंचर का नाम होता है कि इस पर ब्याज जो होगा वो 8% ब्याज दिया जाएगा, इंटरेस्ट 8% रहेगा। 10 रुपये का एक डिबेंचर है और इन्होंने ये इशू करे हैं प्रीमियम पर, 10% प्रीमियम पर। कॉस्ट ऑफ इशू, जब हम शेयर इशू या डिबेंचर इशू करते हैं तो उस पर हमारा खर्चा होता है जो 2% है। टैक्स रेट 60% है। अब हमें आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल निकालना है, तो ये हम निकालेंगे। फार्मूला अब हम देख ही चुके हैं, CB नाम देंगे। ये हम आफ्टर टैक्स निकाल रहे हैं, तो इसका फार्मूला आपको जानते ही हैं, IP 1 - T अपॉन NP × 100। IP NP हमने अभी थ्योरी में देख लिया है। इंटरेस्ट है हमारा कि हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा, इंटरेस्ट कितना पे करना है, मतलब देना है हमें। तो कितना देना है, 8%। तो 8% निकालेंगे किसका, 5000 × 10 यानी 50,000/100, तो यानी कि 4000 रुपये का ब्याज देना है। NP का मतलब नेट प्रोसीड्स, कितना पैसा हमारे पास आएगा, कितना आएगा, 5000 है, 10% के हिसाब से 50,000 प्लस प्रीमियम भी है। प्रीमियम कितना है, 50,000 का, देखिए 50,000 का कितना प्रीमियम है, 10%, तो 5000 ये मिलेगा, तो टोटल 55,000 मिलेगा। लेकिन इसमें इशू कॉस्ट भी है, कॉस्ट ऑफ इशू, खर्चा भी हो गया हमारा, वो माइनस हो जाएगा। तो 50,000 जो रुपये मिलने हैं उसमें 2% आप कम कर दीजिए, तो 1000 रुपये कम कर दीजिए आप, तो यानी कि 54,000 रुपये आपको मिलेंगे। ये हो गया नेट प्रोसीड्स, तो 54 मिलेंगे, ब्याज हमें 4000 देना। आप अपने फॉर्मूले में लगा लेते हैं, CB = IP हो गया 4000, 1 - 0.6 और ये 54,000 गुणा 100 करेंगे, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 4000 गुणा 0.4, 54,000 × 100, तो ये हो गया 1600 अपॉन 54,000 × 100, ये आ गया 2.96%। तो ये हमारी लागत आ गई, कितना हमारा खर्चा बैठेगा, यानी कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल आ गई 2.96%। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई समस्या इसमें नहीं होगी। आपको एक बार प्रैक्टिस करिएगा तो आराम से समझ में आ जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न को आप कॉपी में लिख लिया करें, जिससे कि हमें साइड ऊपर हो जाती है, पेपर ऊपर हो जाता है, तो आपको क्वेश्चन आपके पास लिखा रहेगा तो आपको समझने में आसानी रहेगी। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, कंपनी ने चाहती है विलिंग टू इशू 3000 डिबेंचर इशू करना चाहती है। 9% डिबेंचर्स हैं, 100 रुपये का एक है। ये 5% डिस्काउंट पे इशू करना चाहते हैं। डिबेंचर्स 10 वर्ष के बाद वापस कर दिए जाएंगे।
खर्चा हमारा कॉस्ट ऑफ इशू 5% है। अब कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल हमें निकालनी है। तो ये हो गया, ये वापस करने वाला प्रश्न हो गया। तो पहले हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं। सी बी इक्वल टू आई पी वैसे ही रहेगा 1 माइनस टी प्लस एम वी माइनस एन पी। फॉर्मूले आपने सब नोट कर ही लिए होंगे पहले, जो हमने अभी थ्योरी में देखे थे। फिर एम वी प्लस एन पी डिवाइडेड बाई 2 गुणा 100। पहले हम ये आइटम्स देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए 3000 डिवेंचर्स हैं। फेस वैल्यू डिवेंचर्स की कितनी हो गई, 3000 हैं गुणा 100 रुपये का एक है, 3 लाख रुपए के डिवेंचर्स हैं। फेस वैल्यू हो गई 3 लाख। इन्हें हम फेस वैल्यू कहा करते हैं। अब और क्या चाहिए हमें, आईपी। इंटरेस्ट कितना पे करना है, 9%। तो 9% निकाल लीजिए 3 लाख रुपए का, तो 9 तिया 27,000 रुपये ये आ गया। आईपी आ गया 27,000। अब हमें क्या चाहिए, टी तो आपको पता ही है 50% है, तो टी हो गया 0.5। और क्या चाहिए हमें, एमवी और एनपी। एनपी का मतलब नेट प्रोसीड्स, कितना पैसा इकट्ठा आएगा। तो देखिए फेस वैल्यू कितनी है, 3 लाख। 3 लाख फेस वैल्यू। डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, डिस्काउंट का मतलब छूट दी है हमने, वो कम हो जाएंगी। डिस्काउंट कितना है, 5%। 3 लाख का 5% निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 5 या 15,000 रुपये, ये कम हो जाएंगे। ठीक है। और इशू एक्सपेंसेस 5% है, यानी कि जब शेयर डिवेंचर इशू कर रहे हैं तो हमारा खर्चा हो रहा है 5%। तो 5 का निकाल लीजिए, ये भी 15,000 आ गए। तो 30,000 रुपये कम हो गए 3 लाख में से, तो 2,70,000 हो गया हमारा एनपी, नेट प्रोसीड्स। ऐसी मैच्योरिटी वैल्यू देखेंगे। मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है, जब हम वापस करेंगे तो हम कितने रुपए वापस कर रहे हैं। मैच्योरिटी वैल्यू में कुछ नहीं बताया गया है, वही फेस वैल्यू है हमारी 3 लाख रुपए है, जब इशू करे थे तो वही हमें वापस करने हैं। तो ये मैच्योरिटी वैल्यू फेस वैल्यू के बराबर ही है। अब हम अपने फॉर्मूले में लगा लेते हैं। तो ये ब्याज हमारा था 27,000, 1 माइनस 0.5 प्लस 3 लाख माइनस 2,70,000 डिवाइडेड बाई 10 ईयर्स। एन का मतलब है यहाँ पे एन बराबर 10 साल बाद हमें पैसे वापस करने हैं। यहाँ पे हम एन इक्वल टू 10 लिख दिया कि 10 वर्ष का नंबर ऑफ ईयर्स हैं टिल मैच्योरिटी कि हमें वापस करने हैं। अब ये डिवाइड कर देंगे हम, 3 लाख माइनस 2,70,000 डिवाइडेड बाई 2। इसको आपको सॉल्व करना है। तो जब आपको सॉल्व करना है तो ये कितना बैठेगा आपका, ये हो गया 27,000 को गुणा 0.5 से गुणा करेंगे, क्योंकि 0.5 बचेगा। 0.5 को 27,000 को गुणा करेंगे 13,500 प्लस 3 लाख में से 2,70,000 घटाएंगे, 30,000 बटेंगे, 30,000 बटा 10 3,000। 3 लाख में से यहाँ पे नीचे प्लस होता है, 3 लाख और 2,70,000 हो गए 5,70,000। 5,70,000 को 2 से भाग करेंगे तो ये आएगा 2,85,000 और इंटू 100, तो ये हो गया 16,500 डिवाइड बाई 2,85,000 इंटू 100। तो ये आंसर आ गया 5.79%। 5.79% हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया, डॉट कैपिटल आ गया कि इतना हमारा खर्चा हो रहा है। 5.79 का हमारा खर्चा बैठेगा अगर हम ये डिबेंचर इशू करते हैं तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा। दोबारा आप इस क्वेश्चन को देखिएगा तो और अच्छी तरीके से समझ में आपको आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हम देखिए कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल के ही प्रश्न कर रहे हैं जिससे कि आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। यहाँ पर देखिए ये कंपनी इशू कर रही है 10,000 डिबेंचर्स। 10,000 रुपये का एक डिबेंचर है, नहीं 10 रुपये का 10% है डिबेंचर, ब्याज 10% देना है और 100 रुपये का एक डिबेंचर है। प्रीमियम पर हम इशू कर रहे हैं डिबेंचर। ये 10 वर्ष के लिए वापस होंगे, 10 वर्ष बाद वापस होंगे और उस पर हमें 4% प्रीमियम पे वापस करना है। कॉस्ट ऑफ इशू जब डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो 2% की कॉस्ट है और टैक्स है हमारा 50%। अब हमें कैलकुलेट करना है, ये क्या करना है, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल।
फॉर्मूला आपको पता ही है, सी बी इक्वल टू आई पी 1 माइनस टी प्लस एम वी माइनस एन पी डिवाइडेड बाई एन होल डिवाइडेड बाई एम वी प्लस एन पी डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। ठीक है, आइटम देख लेते हैं। पहले फेस वैल्यू देख लेते हैं। फेस वैल्यू कितनी है? 10,000 डिबेंचर है, एक 100 रुपये का है, तो 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स हो गए। अब हमें क्या निकालना है? प्रीमियम पे इशू करना है। 10 ईयर्स की इसकी फी टाइम है, 10 ईयर्स, एन इक्वल टू 10। टैक्स रेट है हमारा 0.5। अब हमें क्या चाहिए? नेट प्रोसीड्स, कितना पैसा, ब्याज भी निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट पेबल कितना है? 10%, तो 10% ऑफ 10 लाख अपॉन 100, तो 1 लाख रुपए आ गया। अब हमें क्या करना है? एनपी, नेट प्रोसीड्स कितना आएगा? देखिए फेस वैल्यू है इनकी 10 लाख, हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो प्लस प्रीमियम हो गया 6%, तो 10 लाख का 6% निकालेंगे तो 60,000 रुपये ये हमें मिलेंगे। तो टोटल हो गया 10,60,000। फिर हमारा कॉस्ट ऑफ इशू, खर्चा भी हो रहा है, वो उतने अमाउंट हमें कम मिलेगा क्योंकि हमारा खर्चा हो जाएगा 2% दे रखा है, 2% 10 लाख का। हर चीज़ हम फेस वैल्यू पे ही निकालेंगे, तो 20,000 रुपये आ गया, तो 10,40,000 आ गया हमारा नेट प्रोसीड्स। बिल्कुल सिंपल है। अब हमें क्या करना है? एनपी आ गया। मैच्योरिटी वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू भी फेस वैल्यू पे ही निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। 3 लाख नहीं, 10 लाख। ये भी प्रीमियम पे वापस करना है हमें। प्रीमियम प्रश्न में दिया गया है 4% पे, तो 10 लाख रुपए का 4% निकालेंगे 40,000, तो ये आ गया 10,40,000 आ गया मैच्योरिटी वैल्यू। अब हम अपने फॉर्मूले में लगा लेते हैं। फॉर्मूला आपको पता ही है, तो सी बी आफ्टर टैक्स आ जाएगा हमारा। इंटरेस्ट पेबल अभी हमने निकाला था 1 लाख, प्लस एम वी 10,40,000 माइनस नेट प्रोसीड्स भी 10,40,000 है, डिवाइड बाई 10 ईयर्स, और 10,40,000 प्लस 10,40,000 डिवाइड बाई 2 इंटू 100, तो ये ऊपर बच गया 1 लाख। 1 लाख रहेगा क्योंकि ये तो दोनों जीरो हो जाएंगे, 10 लाख के लिए तो सब कुछ जीरो हो गया। नीचे बच गया 10,40 और 10,40 हो गए 20,80,000 डिवाइड बाई 2 इंटू 100, तो ये हो गया 1 लाख डिवाइडेड बाई 10,40,000 इंटू 100। लेकिन हम यहाँ पे वो चीज़ रह गई हमारी, यहाँ पे 1 माइनस टैक्स रेट भी था 0.5, उसे भी ऐड कर लेते हैं। 1 माइनस 0.5, तो 1 माइनस 0.5 और 1 माइनस 0.5, तो ये 10 में से गए तो 50,000 बचा। 50,000 अपॉन 1,04,000, 10,40,000 इंटू 100, तो ये आंसर निकल कर आएगा 4.81%। क्योंकि सी बी में हमारा 1 माइनस टैक्स रेट भी रहता है, 1 माइनस 0.5 भी करेंगे, तब उसके बाद प्लस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये आंसर आ गया हमारा 4.81% हमारा कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल रहेगा। तो इस तरह से हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं। अब अगर बिफोर टैक्स निकालना हो, सी बी बिफोर टैक्स निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम? अगर हमें बिफोर टैक्स निकालना है तो जो आंसर हमारा सी बी आफ्टर टैक्स आया है उसे डिवाइड कर लीजिए 1 माइनस टैक्स रेट से, तो ये बिफोर टैक्स निकल आता है। आफ्टर टैक्स आया हमारा 4.81, 1 माइनस 0.5 से डिवाइड कर लीजिए,
तो 1.41 अपॉन 0.5, तो ये हमारा आ जाएगा लगभग 9.6 के आसपास आ जाएगा, 9.62%। ये हमारा बिफोर टैक्स बन जाएगा। और जो हमने ये फार्मूला है ये हमारा आफ्टर टैक्स का फार्मूला है, ये पहले मैंने आपको लिखवा रखा है थ्योरी में, सी बी आफ्टर टैक्स इक्वल टू ये फार्मूला हो गया। तो इस तरह से हम ये सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम प्रेफरेंस शेयर का प्रश्न देखेंगे कि हम प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है कि यहाँ पर हम ऑलरेडी ही आफ्टर टैक्स माना जाता है, क्योंकि हम जब डिविडेंड देते हैं शेयर होल्डर्स को तो वो टैक्स निकालने के बाद जब प्रॉफिट बचता है तब दिया जाता है, तो इसलिए ये ऑलरेडी आफ्टर टैक्स माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन। देखिए लिख रहा है प्रश्न में, आप प्रश्न पहले कॉपी कर लीजिएगा। सूरज बनस्पति लिमिटेड ये कंपनी है जिन्होंने 5008% प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे हैं 100 रुपये का एक। 8% का मतलब 8% हमें इनका लाभांश देना है, जिसे हम प्रेफरेंस डिविडेंड कहा करते हैं। और उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस भी होंगे, अंडरराइटिंग कमीशन देना है, दलाली होती है, ब्रोकरेज वगैरह देनी है, अब प्रिंटिंग एप्लीकेशंस वगैरह भी प्रिंट करे जाते हैं, बाकी खर्चे हैं 10,000 रुपये के। अब हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पर निकालना है, बिफोर टैक्स भी और आफ्टर टैक्स भी कहा गया है, लेकिन 3 कंडीशंस कही गई हैं। अगर हम इन डिवेंचर शेयर्स को इशू कर रहे हैं पार पे, मतलब 100 रुपये की चीज़ है तो 100 रुपये पे ही इशू कर रहे हैं, डिस्काउंट 6% कम पे कर रहे हैं, प्रीमियम मीन्स 4% ज़्यादा पे कर रहे हैं, तो तीनों के हिसाब से हमें ये प्रश्न कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहले हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं, इसको हम CP नाम देंगे, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। फॉर्मूला आपको पता ही है, प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। तो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए फेस वैल्यू कितनी है इसकी, 5000 है, 100 रुपये का एक है, तो फेस वैल्यू हो गई 5000 गुणा 100 रुपये, तो 5 लाख रुपए के हो गए। प्रेफरेंस डिविडेंड हमें देना है 8%, तो 8% 5 लाख रुपए का निकाल लेंगे, तो ये 40,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, मैच्योरिटी वैल्यू के बारे में हम यहाँ पे फेस वैल्यू के बारे में, या हम कहें नेट प्रोसीड्स अगर हमें निकालना है तो नेट प्रोसीड्स के लिए खर्चा दे रखा है वो उतना कम हो जाएगा। अब हम देखिए यहाँ पे समझने की बात, हम पार के हिसाब से कर रहे हैं। पहला वाला पार मतलब 100 रुपये की चीज़ 100 रुपये में ही देंगे, तो ये हम फर्स्ट पॉइंट कर रहे हैं इसका एट पार। तो अगर हम एट पार करेंगे तो नेट प्रोसीड्स कितना हो जाएगा, फेस वैल्यू हमारी है 5 लाख, तो 5 लाख के 5 लाख पे कर रहे हैं, लेकिन ये कॉस्ट ऑफ इशू है, ये कम कर देते हैं, खर्चा माइनस कर देंगे तो उतना पैसा हमें कम मिलेगा। देखिए 1.5% ये, 5% 0.5 ये, तो 2% तो ये हो गया कमीशन और ब्रोकरेज, तो दोनों ही माइनस करने पड़ेंगे हमें। तो कमीशन और ब्रोकरेज ये 2% हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि 1.5% और 0.5 दोनों जुड़ के 2% हो गए, 2% 5 लाख का, तो ये 10,000 रुपये तो ये कम कर देते हैं। और अदर प्रिंटिंग एक्सपेंसेस भी हैं, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस भी हैं 10,000 रुपये, तो टोटल मिला के 20 कम हो गए, 5 लाख में से 20 कम हो गए तो कितने बचे, 4,80,000 रुपये हमारे क्या गया, नेट प्रोसीड्स। बस अब फार्मूले में लगा लेते हैं, तो PD हमारा 40,000 अपॉन 4,80,000 इंटू 100, तो ये हमारा आ जाएगा 8.33%। 8.33% आ गया। ये CP जो निकलता है ये ऑलरेडी आफ्टर टैक्स निकलता है। अगर हमें बिफोर टैक्स करना है, ये बिफोर टैक्स अगर निकालना है, टैक्स से पहले हम देखें कितना खर्चा बैठता है, तो जो आया ये CP जो निकल कर आया, इसे हम डिवाइड कर देंगे 1 माइनस टैक्स रेट से। जो CP आफ्टर टैक्स आया निकल कर, उसको हम डिवाइड कर देंगे 8.33 जो आया, इसे 1 माइनस 0.5 टैक्स रेट है, नहीं 60% है तो 0.6 हो जाएगा।
तो 8.33 डिवाइड बाई 0.4 कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 20.83%। यानी कि बिफोर टैक्स हमारा 20% खर्चा है, लेकिन टैक्स देने के बाद प्रॉफिट कम हो गया तो हमारा ये 8.33% खर्चा माना जाएगा। ये एट पार की बात हो गई। अब हम देख सकते हैं सेकंड पॉइंट में। सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है कि अगर हम डिस्काउंट पर करें 6% डिस्काउंट तो बाकी सब चीज़ें वैसे ही रहेंगी, केवल नेट प्रोफिट्स 6% कम मिलेंगी हमें, और कोई फर्क नहीं आएगा। तो देखिए क्या कर सकते हैं, नेट प्रोसीड्स पर फर्क पड़ेगा। नेट प्रोसीड्स अब कितनी हो जाएगी, देखिए फेस वैल्यू हमारी 5 लाख है। ये हमारे खर्चे, कमीशन कितना खर्चा था, 10,000 निकाला था, वो ऐसे ही रहेगा। प्रिंटिंग हमने खर्चा निकाला था, वो कितना था, 10,000, वो भी ऐसे ही माइनस हो जाएगा जैसे ऊपर निकाला था। लेकिन डिस्काउंट और कम हो जाएगा। डिस्काउंट कितना कम कर दें हम, 6%। 6% 5 लाख रुपए का, तो 30,000 रुपये ये कम हो गए, तो 50,000 कम हो गए, तो 4,50,000 रुपये बचे हमारे नेट प्रोसीड्स। बस बाकी फॉर्मूला बिल्कुल सेम यही रहेगा, CP इक्वल टू PD अपॉन NP इंटू 100। तो ये आ गया, PD तो वही है 40,000 अपॉन 4,50,000 इंटू 100, बिल्कुल वही फॉर्मूला है, कोई फ़र्क नहीं है। तो ये आंसर आ जाएगा 8.89%। 8.89%। अगर CP बिफोर टैक्स निकालना है, बिफोर टैक्स, तो ये 8.89 जो है इसे 1 माइनस 0.6 से डिवाइड कर देंगे, तो 8.89 डिवाइडेड बाई 0.4, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 22.22%। तो ये आ गया 6% डिस्काउंट पर। मैं समझता हूँ कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल है। बट डिस्काउंट अगर हम है तो मतलब में छूट पे दे रहे हैं, तो उतना अमाउंट हमारा कम मिलेगा। जो 5 लाख रुपए मिलने थे वो हमें कम मिलेंगे, बस बाकी सब वैसे ही रहेगा। तीसरा हमारा प्रश्न कह रहा है कि 4% प्रीमियम पे अगर हम इशू कर रहे हैं तो अब 4% हमें ज़्यादा मिल जाएगा पैसा, तो वो हम ज़्यादा कर लेते हैं। देखिए कैसे ज़्यादा मिल जाएगा। तीसरा पॉइंट, एट 4% प्रीमियम पे देख लेते हैं। प्रीमियम पे देखिए अगर हम देखते हैं तो हमें फिर सब चीज़ें वैसी रहेंगी, बस नेट प्रोसीड्स पर फ़र्क पड़ेगा। नेट प्रोसीड्स हमारा कितना हो जाएगा, फेस वैल्यू फिर वही 5 लाख है। कमीशन कम हो रहा है, कमीशन ब्रोकरेज कितना कम था, 10,000 हमने निकाला था। प्रिंटिंग का खर्चा वही रहेगा, 10,000 वही रहेगा। तो ये 4,80,000 रुपये हमारे मिलने चाहिए, लेकिन हम प्रीमियम पे कर रहे हैं तो प्रीमियम का 4% ज़्यादा मिलेगा, यानी कि 4% 5 लाख रुपए का निकालेंगे तो 20,000 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, तो 5 लाख रुपए फिर हमें मिल जाएंगे नेट प्रोसीड्स। तो फिर वैसे ही निकाल लेते हैं, CP इक्वल टू PD अपॉन NP इंटू 100। तो PD है वही सेम था, 40,000 रुपये प्रेफरेंस डिविडेंड था। NP 5 लाख हो गया इंटू 100, तो 8% निकल कर आ गया। अगर CP बिफोर टैक्स निकालना है तो ये हो जाएगा 8 अपॉन 1 माइनस 0.6, तो 8 अपॉन 0.4, तो ये 20% निकल कर आ जाएगा CP बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले। तो इस तरह से हम ये प्रश्न अपना करते हैं। तो मैं समझता हूँ आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। अभी प्रेफरेंस शेयर्स का हम एक आध प्रश्न और कर लेते हैं, जिससे कि आपको और आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे करोना लिमिटेड है एक कंपनी जो 1000 प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है 10% पर, 5% प्रीमियम पे कर रही है। 10 साल, ये 10 वर्ष बाद वापस होंगे। देखिए अब हम वापसी वाला कर रहे हैं, मैच्योरिटी वाला कर रहे हैं, और 6% प्रीमियम पर वापस करेंगे। कॉस्ट ऑफ इशू 3% दे रखा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें निकालनी है। तो बिल्कुल सिंपल है ये भी। तो पहले फेस वैल्यू देख लेते हैं कितनी है। देखिए 1000 शेयर हैं, 100 रुपये का एक है, तो 1 लाख रुपए की कैपिटल आएगी इनके पास।
उसमें ये प्रेफरेंस डिविडेंड दे रहे हैं 10%। तो 10% 1,00,000 रुपए का, जो 1,00,000 रुपए इसका 10% 10,000 रुपये बैठेगा प्रेफरेंस डिविडेंड। नंबर ऑफ ईयर्स टू मैच्योरिटी 10 वर्ष बाद हम एंड 10 बार बात करेंगे। टैक्स रेट है 0.5 और नेट प्रोसीड्स निकाल लेते हैं, यानी कि फेस कितना मिलेगा हमें। फेस वैल्यू हमारी 1,00,000 है, हमने ये प्रेफरेंस शेयर इशू करें 5% प्रीमियम पर, तो प्लस 5% प्रीमियम, इसका 5% निकालेंगे तो 1,00,000 है तो 5,000 रुपये आएगा, और माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ इशू, खर्चा हो रहा है हमारा इशू 3 रुपये प्रति शेयर लिख रहा है। देखिए तो हमारे शेयर्स कितने थे, 1,000 शेयर थे, तो 1,000 गुणा 3,000 रुपये का हमारा खर्चा हो गया। तो कितना हुआ, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो 1,02,000 रुपये हमारी नेट प्रोसीड्स आ गई। तो नेट प्रोसीड्स हो गई हमारी 1,02,000। मैच्योरिटी वैल्यू भी देख लेते हैं कि वापस सब करेंगे तो कितने रुपए का वापस कर रहे हैं हम। फेस वैल्यू वही है 1,00,000 रुपये, इसमें हम ये भी हम वापस कर रहे हैं प्रीमियम पर 6% प्रीमियम, तो वापस ज़्यादा पे करेंगे प्लस 6% प्रीमियम, 6% जोड़ लीजिए तो 6,000 रुपये। तो ये 1,06,000 रुपये आया इसका आपका मैच्योरिटी वैल्यू। बस अब हमें अपने फॉर्मूले में लगाना है और कुछ नहीं करना है। फॉर्मूला आपको पता ही है, CP ये आफ्टर टैक्स माना जाता है, तो पता ही है आपको। फॉर्मूला हो गया प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस MV माइनस NP डिवाइड बाई N होल डिवाइडेड बाई MV प्लस NP डिवाइडेड बाई 2 गुणा 100, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करते हैं। प्रेफरेंस डिविडेंड देखिए कितना आ रहा है हमारा, ऊपर हमने निकाला था 10,000 रुपये, मैच्योरिटी वैल्यू भी निकाली 1,06,000 माइनस NP है 1,02,000 डिवाइड बाई 10 ईयर्स, और ये 1,06,000 प्लस 1,02,000 डिवाइडेड बाई 2 गुणा 100। इसको आप सॉल्व कर लीजिए बस सिंपल। तो 10,000 प्लस 1,06,000 में से 1,02,000 गए, 4,000 बचे, 4,000 बटे 10 400। 1,06,000 और 1,02,000 कितने होते हैं, 2,08,000। 2,08,000 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 1,04,000 आएगा इंटू 100, तो हो गया 10,400 डिवाइड बाई 1,04,000 इंटू 100, तो ये 10% निकल कर आंसर हमारा आ गया। तो कितना आसान है देखिए कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल निकालना। तो 10% हमारा आंसर आ गया, तो ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का आंसर हमने निकाल लिया है कॉस्ट का। अब हम आगे देखते हैं, अब हम इक्विटी शेयर्स की तरफ को चलेंगे। नेक्स्ट हमारी कैपिटल होती है इक्विटी शेयर कैपिटल, तो उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें क्या होगा, अर्निंग पर शेयर निकालनी है, दे रखी है हमें 12 रुपये। तो अर्निंग पर शेयर जो हमें 12 रुपये दे रखी है और मार्केट प्राइस है इसका 100 रुपीज़, तो अब हमें फेस वैल्यू 100 है, मार्केट प्राइस है इसकी 150। अब कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल हमें निकालनी है। इसकी मैंने आपको थ्योरी में, आपने वीडियो देखी होगी शुरू में, तो उसमें दिया हुआ है कि 3 तरीके से हम निकाल सकते हैं। अर्निंग मेथड है, डिविडेंड मेथड है, डिविडेंड प्लस ग्रोथ मेथड है। तो ये अर्निंग पर शेयर दे रखा है तो हम अर्निंग मेथड यूज़ करेंगे इसमें। तो हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला CE होता है इसका फॉर्मूला। ये आफ्टर टैक्स ही माने जाते हैं क्योंकि जो प्रॉफिट डिविडेंड बढ़ता है वो आफ्टर टैक्स ही बढ़ता है। तो इसका फॉर्मूला हो गया EPS अपॉन MPS इंटू 100। EPS मतलब अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर देखिए हमें दे रखा है 12 रुपये, और मार्केट प्राइस पर शेयर होता है MPS। मार्केट प्राइस हमें, मार्केट प्राइस देखिए दे रखा है 150। बस तो फार्मूले में लगाना है 12 अपॉन 150 इंटू 100, तो ये 8% आंसर हमारा निकल कर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, देखिए इसमें कुछ नहीं करना, केवल अर्निंग पर शेयर को डिवाइड करना है मार्केट प्राइस पर शेयर से और गुणा 100 कर दीजिए कि इतना मार्केट में हम 150 रुपये का अगर कोई चीज़ हम खरीद रहे हैं, अगर हम इन्वेस्टर हैं, हम 150 रुपये लगा रहे हैं और हमें 12 रुपये की अर्निंग हो रही है, तो हमें 8% अर्निंग मानी जाएगी। कितना आसान है देखिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए कंपनी ने इशू करे हैं शेयर्स, 10 रुपये का एक है, इनकी मार्केट वैल्यू 90 रुपीज़ है और ये एक्सपेक्टेड डिविडेंड देंगे एट द एंड ऑफ 4.5 रुपये।
इफ़ द डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो, ये ग्रो होगा क्योंकि डिविडेंड जब कंपनी प्रॉफिट बांटती है तो हर वर्ष थोड़ा थोड़ा बढ़ भी जाता है। जब अच्छा प्रॉफिट होता है तो रेट भी बढ़ते रहते हैं, तो 7% पर एनम की वृद्धि भी होगी। अब हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। ये ग्रोथ वाला हो गया, डिविडेंड भी मिल रहा है और ग्रोथ भी मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला सीई का कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल होता है डीपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100 और प्लस जी यानी कि ग्रोथ रेट। तो पहले इतना सॉल्व करेंगे, उसमें ये ऐड कर देंगे हम। तो देखिए डीपीएस है डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर अगर दे रखा हो तो ढूंढिए। देखिए एक्सपेक्ट डिविडेंड एट द एंड 4.5 रुपये, 4.5 रुपये है तो ये 4.5 रुपये हो गया। एमपीएस 90 रुपीज़ दे रखा है आपको। देखिए एमपीएस मार्केट प्राइस पर शेयर है 90 रुपीज़ इंटू 100 और ग्रोथ रेट कितना है 7%। ये 7% ऐसे लिख जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 5% आएगा, 5%, और ये 7% इसमें हमने जोड़ दिया तो आंसर हो गया हमारा 12%। तो सीई हो गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया 12%, यानी कि इक्विटी शेयर अगर कंपनी इशू करती है तो उसे 12% की कॉस्ट आएगी, लागत आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ लीजिए। देखिए क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को कॉपी कर लिया करें जिससे कि आसानी रहती है करने में। यहाँ पर देखिए फ्लेक्स फूड्स लिमिटेड एक कंपनी है जो फंड्स रेज करना चाहती है, नए शेयर इशू करना चाहती है। करंट मार्केट प्राइस जो है उनका 32 रुपये है, यानी कि मार्केट प्राइस पर शेयर 32 है। और कंपनी डिविडेंड देना चाहती है 6 रुपये, नेक्स्ट ईयर 6 रुपये देना चाहती है। इशू एक्सपेंसेस खर्चा होता ही है भाई, जब शेयर इशू करेंगे तो प्रिंटिंग खर्चे हैं, कमीशन है, बहुत सारे खर्चे होते हैं, एडवर्टीजमेंट है, तो 2 रुपये एक शेयर पे खर्चा माना जाएगा। और यहाँ पे बता रखा है कि कंपनी ने पिछले सालों में, इन पास्ट ईयर्स, उन्होंने इतना इतना डिविडेंड दिया है। 2000 में 4 रुपये दिया डिविडेंड पर शेयर, 2001 में 4.20, फिर 4.41, 4.63, 4.86, इस तरह से इन्होंने डिविडेंड दिया है। अब देखिए यहाँ पे डिविडेंड बढ़ रहा है, तो देखिए केवल इसके लिए दे रखा है कि हमें पता चल जाए कि डिविडेंड प्रति वर्ष बढ़ रहा है, तो यानी कि ग्रोथ वाला फॉर्मूला हमें इसमें लगाना है। ये हमें बस केवल ध्यान रखना है। तो इसको हम देख लेते हैं। देखिए कितना बढ़ा यहाँ पे, 4 रुपये से 4 रुपये 20 पैसे हो गया डिविडेंड, यानी कि 20 पैसे बढ़ गया, 4 रुपये पे 20% बढ़ गया। तो परसेंटेज इंक्रीज अगर हम देखें तो कितना हुआ, 20 पैसे बढ़ गया। देखिए 4 रुपये से 4 रुपये, बहुत समझने की बात है, 4 रुपये से 4 रुपये 20 पैसे बढ़ गया, और पहले 4 था 20 पैसे बढ़ गया, तो 4 पे 20 पैसे बढ़ गया, तो ये कितने प्रतिशत हो गया, 5% हमारा बढ़ गया। ऐसे इसका देखेंगे तो 21 पैसे बढ़ा, 21 पैसे कितने पे बढ़ा, 4.20 पे 21 पैसे हो गया। तो फिर अगर ऐसे आप निकालेंगे 21 पैसे बढ़ गया 4 रुपये 20 पैसे पे, तो ये भी 5% आएगा। इसका मतलब ये 5% के हिसाब से ग्रोथ रहती है। तो जी हो गया, ग्रोथ रेट हो गया 5%। केवल इसलिए हमें ये दे रखा है, इसका और कोई यूज़ नहीं है, बस हमें ग्रोथ देखनी है कि हर वर्ष बढ़ रहा है। तो 5% के हिसाब से इनका डिविडेंड जो है वो प्रति वर्ष 5% कंपनी बढ़ा रही है। एनपी निकाल लेते हैं, नेट प्रोसीड्स, क्योंकि नए शेयर इशू करना चाह रही है तो इसलिए एनपी निकालना पड़ेगा हमें। एक शेयर कितने रुपए का है देख लीजिए, मार्केट प्राइस है 32 रुपये, तो मार्केट प्राइस के हिसाब से 32 रुपये है, लेकिन 2 रुपये इसमें खर्चा भी आएगा, तो इशू एक्सपेंसेस हो गए हमारे, इशू एक्सपेंसेस हैं 2 रुपये प्रति शेयर, तो 30 रुपये ही मिल पाएंगे। तो नेट प्रोसीड्स हो गई 30 रुपये। डीपीएस डिविडेंड पर शेयर क्वेश्चन में दे रखा है 6 रुपये देंगे वो नेक्स्ट ईयर, 6 रुपये है, कोई परेशानी नहीं। तो फॉर्मूले में लगा लेते हैं सीई इक्वल टू डीपीएस अपॉन, यहाँ पे एनपी लेंगे क्योंकि नए शेयर इशू कर रही है तो नेट प्रोसीड, वैसे तो हम मार्केट प्राइस लेते हैं लेकिन यहाँ पे नेट प्रोसीड्स हम ले रहे हैं क्योंकि अभी मार्केट प्राइस नहीं है, नए शेयर इशू कर रही है, इंटू 100 और ग्रोथ रेट तो है ही। डीपीएस प्रश्न में बताया गया है 6 रुपये, ये हमने अभी लिखा है 6 रुपये अपॉन 30 रुपीज़ एनपी इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट है 5%, तो ये 20% आएगा निकल कर, ये 5% आएगा निकल कर, तो हो गया 25% आंसर। कॉस्ट ऑफ इशू हो गया 25%। तो अब मैं समझता हूँ काफ़ी आसान है प्रश्न ये। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इक्विटी का देख लेते हैं। क्वेश्चन को पढ़ लें पहले, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो गया 9। प्रश्न को आप पहले कॉपी कर लिया करें।
जिससे कि आपको आसानी रहे फिर समझने में। यहाँ पर देखिए आशीष लिमिटेड कंपनी है जिनके शेयर्स कोटेड हैं मार्केट में 20 रुपये प्रति शेयर हैं मार्केट में, और कंपनी डिविडेंड देती है 1 रुपये प्रति शेयर। एंड द इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट अ ग्रोथ रेट ऑफ 5% पर ईयर। इन्वेस्टर्स 5% ग्रोथ चाहते हैं, यानी ग्रोथ रेट हो गया 5%। अब हमें से क्या किया गया, फर्स्ट पॉइंट में हमसे कहा गया है कंप्यूट द कंपनीज इक्विटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पहले फर्स्ट पॉइंट देखते हैं बस, बाद में सेकंड और थर्ड पॉइंट देखेंगे। पहले फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या कह रहा है। कंपनी की इक्विटी कैपिटल हमें निकालनी है, तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है, CE इक्वल टू DPS, डिविडेंड दिया हुआ तो DPS, मार्केट प्राइस भी दे रखी है, इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट। अब देखिए DPS कितना है, 1 रुपया, तो 1 हो गया। MPS है 20 रुपये, तो 20 रुपये हो गए, इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट है 5%, तो ये 5% आ गया। इसको आप भाग करेंगे तो ये 5% आएगा, और ये 5% है ही, तो आंसर हो गया 10% कॉस्ट ऑफ इक्विटी। 10% यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल अगर कंपनी इशू करती है तो 10% जितना भी पैसा आ रहा है उसका 10% लागत आएगी। अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न में। अब कह रहा है इफ द एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट 6%, तो मार्केट प्राइस बताइए कितनी होगी। अगर ये गायब कर दिया इन्होंने कि मार्केट प्राइस बताइए, अगर ये 6% हो जाती है तो अगर 10% हमें रिटर्न मिल रहा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, देखिए फॉर्मूला वही रहेगा, CE इक्वल टू DPS अपॉन MPS इंटू 100 प्लस G। फॉर्मूला तो वही है, लेकिन हमसे कह रहा है कि इसे 6 कर दो, तो ये कितनी होगी MPS, यानी कि ग्रोथ रेट ज़्यादा हो जाए तो कितनी MPS होनी चाहिए। तो CE तो 10% है ही, DPS 1 रुपया, MPS हमें निकालना है इंटू 100, ग्रोथ रेट वो कह रहे हैं 6% हो जाए, तो इसको हमें सॉल्व करना है। हाँ 10% है, ये 6% है, इधर ले आते हैं इसे, 10 माइनस 6%, और ये हो गया 100 अपॉन MPS, तो ये हो गया 4% इक्वल टू 100 अपॉन MPS। तो MPS कितना हो गया, 100 अपॉन 4%, तो ये हो गया 25 रुपये। तो 25 रुपये, यानी कि क्योंकि ग्रोथ रेट अगर बढ़ जाएगी तो लोग ज़्यादा मार्केट प्राइस पर भी शेयर्स खरीद सकते हैं कि भाई हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, लेकिन हमें ग्रोथ अच्छी लग रही है, डिविडेंड बढ़ेगा, हमें रिटर्न अच्छा मिलेगा, तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं उस शेयर के लिए, ज़्यादा पैसा लगा सकते हैं कि भाई हमें पहले मार्केट प्राइस थी 20 रुपये, अब आ रही है 25 रुपये की, 20 की जगह हम 25 भी दे देंगे। अगर कंपनी में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, डिविडेंड अच्छा ग्रो कर रहा है, तो वो ज़्यादा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, इफ द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8, अब कंपनी की कॉस्ट उन्होंने खुद आंसर बता दिया 8% है, एंड द एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट इज 5%, जी 5% है। कैलकुलेट द इंडिकेटेड मार्केट प्राइस इफ द डिविडेंड इज ₹1 पर शेयर इज टू बी मेंटेन्ड। तो देखिए बिल्कुल वही सेम पॉइंट है, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो देखें आप यहाँ पर हमने जो ये फॉर्मूला लगाया है MPS, ये तो ऐसे ही रहने दिया, 100 ही रह गया ये, और ये MPS है, ये 10 माइनस 6 कराया हमने, 10 क्या था CE माइनस ग्रोथ रेट G है, सब चीज़ वही फॉर्मूला है, लेकिन बस MPS ही बदलना है। तो हम दोबारा से इसे फिर कर लेते हैं, CE इक्वल टू DPS अपॉन MPS इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट, DPS 1 ही कह रहे हैं, MPS फिर निकालने को कह रहे हैं, प्लस ग्रोथ रेट हो गया 5% और कैश कॉस्ट हो रही है 8%। तो बिल्कुल सेम प्रश्न है, बस ये अमाउंट चेंज हो गए हैं, वैल्यू चेंज हो गई हैं बस, और कुछ चेंज नहीं है। तो ये 8 माइनस 8% माइनस 5% इक्वल टू, और ये इंटू 100 भी है बीच में, तो ये 100 अपॉन MPS हो गया। तो ये MPS कितना हो गया, 100 डिवाइडेड बाई 8% माइनस 5% इक्वल टू 100 अपॉन 3%, तो ये 33.33 आंसर हमारा रुपीज़ में आ गया।
₹33 हम मार्केट प्राइस मानी जाएगी। बस इतना समझना है, बहुत सिंपल है, कोई परेशानी की बात नहीं है इसमें। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न है हमारा कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स का। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स हमने पहले अभी वीडियो में देखा था थ्योरी में कि रिटेन्ड अर्निंग्स हमारा प्रॉफिट बचा हुआ रखा रहता है, लेकिन हम उसका कभी खर्चा मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है और हमारे पास रखी रहती है। तो अगर हम दे दें किसी को, डिविडेंड बांट दें, तो इन्वेस्टर्स उस पर अच्छा कमा सकते हैं, लेकिन वो हमारे पास ही रखी है, तो उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। कि अगर वो कहीं और लग जाती है अच्छी जगह, तो नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता था उसका, तो वहाँ पे अगर वो इतना अर्न कर सकती थी तो वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मानी जाती है यहाँ पे। अब हम देख लेते हैं। आशीष होल्ड्स 100 शेयर्स। इस आदमी के पास 100 शेयर्स हैं, 10 रुपये का एक है, मुस्कान लिमिटेड कंपनी का, और ये कंपनी 6 रुपये प्रति शेयर अर्निंग्स हैं इसकी, और उसमें से 6 रुपये में से 3 रुपये डिविडेंड बांट देती है शेयर होल्डर्स को। अब बैलेंस अपना वो 3 रुपये रख लेती है। मार्केट प्राइस 30 रुपये है। अब कॉस्ट ऑफ अर्निंग्स हमें निकालना है केवल। तो इफ़ देर इज़ नो पर्सनल टैक्स लाइबिलिटी एप्लीकेबल टू आशीष, आशीष पे कोई टैक्स नहीं लगता है, इनकम टैक्स नहीं लगता है, तो क्या कंडीशंस बनेगी, ये हम आंसर इसका देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं ये वाला। तो डिविडेंड दे रखा है, डिविडेंड वाला फार्मूला हम लगा सकते हैं, CR इक्वल टू, ये CR जो है ये आफ्टर टैक्स ही निकलता है क्योंकि अर्निंग्स तो बाद में ही बचती हैं, DPS अपॉन NPS इंटू 100 फार्मूला है, क्योंकि टैक्स रेट कुछ नहीं है इसमें, तो ये बिल्कुल सिंपल हो जाएगा हमारा। DPS डिविडेंड पर शेयर कितना दे रहे हैं, 3 रुपये बांट रहे हैं इसमें से। MPS मार्केट प्राइस है 30 रुपये इंटू 100, तो ये 10% आंसर आ जाएगा। अगर देखिए CR आपको बिफोर टैक्स निकालना है, तो फिर वही सिंपल बात है कि हमारा जो आंसर निकला है, ये CR अभी जो निकाला है, इसे आप 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड कर दीजिए। 1 माइनस 0.5 जो आफ्टर टैक्स निकला है, उसे आप बिफोर टैक्स बना सकते हैं। तो अभी हमने 10% निकाला, 0.5 कर लीजिए, तो ये 20% आ जाएगा, क्योंकि 50% टैक्स रेट है, तो दुगना हो गया बिफोर टैक्स 20%। अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। अगर पर्सनल इनकम टैक्स है 50% वो टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, तो क्या कंडीशन बनेगी। तो उस फॉर्मूले में थोड़ा सा बदलाव हो जाता है, CR इक्वल टू DPS, और ये यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस टैक्स रेट, क्योंकि 1 माइनस TD, पर्सनल इनकम टैक्स TD हम नाम दे देते हैं, और MPS ऐसे ही रहेगा, इंटू 100 हो जाएगा। DPS आपको वही है सेम, 3 रुपये, टैक्स रेट है 50%, 1 माइनस 0.5 अपॉन 30 इंटू 100, तो ये हो गया 1.5 अपॉन 30 इंटू 100, तो ये हो गया 5% आंसर। अगर बिफोर टैक्स निकालना है तो बिफोर टैक्स कैसे करेंगे, 5 को फिर इसे डिवाइड कर देंगे 1 माइनस 0.5 से, तो 10% हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर निकल कर आ गया है। थर्ड स्टेप हम देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, इफ पर्सनल इनकम टैक्स और कैपिटल गेन दोनों हैं 50%, तो इसमें हम दोनों फॉर्मूले में लगा देंगे। CR इक्वल टू DPS 1 माइनस TD पर्सनल टैक्स हो गया, MPS और 1 माइनस TC कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है कि जब इन्वेस्टर शेयर्स को सस्ता खरीदता है और वो महंगा बेच देता है, तो जो उसको प्रॉफिट होता है उस पर उसको इनकम टैक्स के जो भी रेट्स एप्लीकेबल हैं उस पर रेट्स पे टैक्स देना पड़ता है, उसे हम कहते हैं कैपिटल गेन्स टैक्स। तो कैपिटल गेन टैक्स उस पर लग रहा है, तो 50% यहाँ पे दे रखा है, तो हम 50% लगा लेंगे। DPS तो वही है 3 रुपये, 1 माइनस 0.5 50% है, MPS है 30 रुपीज़, ये भी 1 माइनस 0.5 है, इंटू 100 कर लेते हैं, तो ये ऊपर वाला आ जाएगा 1.5, नीचे वाला आ जाएगा 15 इंटू 100, तो ये फिर हमारा आंसर 10% निकल कर आ जाएगा। आफ्टर बिफोर अगर करना है तो बिफोर टैक्स भी हम कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। जो CR अभी आपने निकाला उसे 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड कर लीजिए, तो CR अभी हमने 10 निकाला, 1 माइनस 0.5 ही टैक्स रेट है 50%, देखिए 50% ही दे रखा है, तो ये 10 अपॉन 0.5 हो जाएगा, तो ये 20% आंसर आ जाएगा बिफोर टैक्स।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चारों मेथड आप समझ गए होंगे। हमने 4 तरीके के प्रश्न करे हैं। कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल निकाला, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल निकाला, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल निकाला और ये कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स हो गया। अब हम देखते हैं आगे कि अगर ये चारों मिक्स हों एक ही कंपनी में, या एक ही क्वेश्चन अगर हम करें जिसमें चारों हों, तो उसको हम कहते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि भाई चारों का हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अब कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी की है, यहाँ पे 3,000 उनके पास डिबेंचर है 3 लाख के, 2,000 प्रेफरेंस शेयर हैं 2 लाख के, 4,000 इक्विटी शेयर हैं 4 लाख के, और रिटेन अर्निंग्स है, चारों मिलाकर हैं इनके। अब हमें चारों की कॉस्ट हमें निकालनी है, जिससे कि हम इस प्रश्न को कर सकें। तो चारों की हमें पहले लागत निकालनी पड़ेगी, फिर उनको हमें कंबाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमसे कहा गया फाइंड आउट दी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सबका कंबाइंड आंसर निकालना है। अब चारों का मिक्स होके एक आंसर क्या निकलेगा वो हमें सॉल्व करना है। पहले आप क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, तब फिर आप इस प्रश्न को सॉल्व करिएगा। तो पहले हम देखिए चारों निकाल लेते हैं, सी बी निकाल लेते हैं। अब तो आप समझ ही गए हैं, सी बी मीन्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट, आई पी 1 माइनस टैक्स रेट अपॉन एन पी इंटू 100, जानते ही हैं आप। आई पी कितना है 12%, आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, 12% है, 100 रुपये का एक शेयर है तो 12। टैक्स रेट 50% हमें दिया हुआ है यहाँ पे, 0.5 शॉर्ट में कर सकते हैं। एन पी 100 रुपये का एक शेयर है तो 100 रुपये ही मिलेंगे, 100 हो गया इंटू 100, तो ये 6% निकल कर आएगा, पहला पॉइंट सी बी। ऐसे ही सी पी निकाल सकते हैं प्रेफरेंस शेयर्स का, वो हो जाता है पी डी अपॉन एन पी इंटू 100। प्रेफरेंस डिविडेंड 10% दे रहे हैं, तो यानी कि 100 रुपये का एक शेयर है तो एक शेयर पर अगर हम ये पर शेयर के हिसाब से निकाल रहे हैं, बात वही है। और आप उसे 2,000 से या 3,000 से गुणा करेंगे तो भी बात वही आएगी। तो हम डायरेक्ट शॉर्ट में निकाल रहे हैं। पेन पी डी है हमारी, प्रेफरेंस डिविडेंड है 10%, तो 10% 100 रुपये का 10 रुपये, अच्छा ये कुछ नहीं है, डिवाइड बाई एन पी 100 रुपये का एक शेयर है तो वो 100 रुपये का ही रहेगा, इंटू 100, तो ये भी 10% निकल कर आ गया। तीसरा हम निकाल लेते हैं सीई। सीई का फॉर्मूला होता है अर्निंग पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100। अर्निंग पर शेयर देखिए हमें यहाँ पे 15 रुपये दिया हुआ है प्रश्न में, 15। मार्केट प्राइस हमें दे रखी है एट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब बुक वैल्यू है हमारी द शेयर्स ऑफ द कंपनी आर सोल्ड इन द मार्केट एट बुक वैल्यू। तो कंपनी टैक्स जितने हैं, तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि हमारी मार्केट प्राइस कितनी दे रखी है। तो मार्केट प्राइस के बारे में यहाँ पे कह रहा है कि मार्केट प्राइस जो है द कंपनीज ऑफ द कंपनी आर सोल्ड इन द मार्केट एट बुक वैल्यू। ये बहुत समझने की बात है, बुक वैल्यू पर दे रखा है। तो बुक वैल्यू का मतलब होता है कि जो बुक्स में शेयर होल्डर्स का हिस्सा है, शेयर होल्डर्स का हिस्सा देखिए उनके इक्विटी शेयर्स और रिटेन अर्निंग जो प्रॉफिट है वो भी शेयर होल्डर्स का ही होते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर्स मालिक होते हैं। तो टोटल 5 लाख रुपए की कैपिटल अमाउंट जो है वो शेयर होल्डर्स का है, चाहे वो बांट रहे हैं नहीं बांट रहे हैं, लेकिन कंपनी में है कैपिटल 4 और 1 5 लाख रुपए। तो मार्केट प्राइस हमें निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे, एमपीएस पहले निकालना पड़ेगा अलग से। एमपीएस मार्केट प्राइस यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स, ये इक्विटी शेयर कैपिटल रिटेन अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, देख लीजिए कितने हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख है हमारी, रिटेन अर्निंग्स 1 लाख है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स 4000 शेयर होल्डर्स हैं, मतलब 4000 शेयर्स हैं उनके, तो 5 लाख डिवाइड बाई 4000, तो ये 125 रुपये निकल कर आएगी मार्केट प्राइस पर शेयर। और यही मार्केट प्राइस हम यहाँ पे लिखेंगे 125 और इंटू 100 कर लेंगे फॉर्मूले के हिसाब से। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारी लगभग 8% आ जाएगी, नहीं 12% आएगी हमारी। इस तरह से हम मार्केट प्राइस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए नया पॉइंट है ये। अब हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स निकालनी है चौथी। सी आर इक्वल टू, सी आर क्या होता है, डीपीएस फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस टी डी, पर्सनल इनकम टैक्स रेट भी दे रखा है इन्होंने, शेयर होल्डर्स लाइबिलिटी है 25%, और एनपीएस तो ऐसे ही रहेगा, इंटू
100, क्योंकि कैपिटल गेन टैक्स नहीं है, 1 माइनस TC लिखते हैं वैसे तो पूरा फार्मूला, लेकिन TC नहीं है तो आप लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। DPS हमारा कितना है, डिविडेंड पर शेयर दे रखा होगा प्रश्न में, तो DPS हमें नहीं दे रखा है, तो अर्निंग पर शेयर के बेसिस पे ही हम इसको प्रश्न को कर लेंगे। 15 रुपये। MPS अभी 125 रुपये हमने निकाला। 1 माइनस 0.25 इन शेयर होल्डर्स लाइबिलिटी 25%, और 1 माइनस 0 हो गया क्योंकि कैपिटल गेन टैक्स नहीं है, इंटू 100, तो ये हो गया 15 इंटू 0.75, तो ये हो गया 125 इंटू 100। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 11.25 अपॉन 125 इंटू 100, तो ये 9% निकल कर आएगा। तो देखिए अब हमने चारों कॉस्ट हमने निकाल ली हैं, और चारों कॉस्ट आफ्टर टैक्स होनी चाहिए, इसलिए देखिए CBB आफ्टर टैक्स है, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी और रिटेन अर्निंग तो ऑलरेडी ही आफ्टर टैक्स माने जाते हैं, तो ये सब आफ्टर टैक्स निकल कर आ गए। अब हम अपने फॉर्मूले में लगाएंगे कि हम अब कंबाइंड निकालना है, चारों हैं 6, 10, 12, 9, लेकिन सबका ओवरऑल एक कंबाइंड वेटेड एवरेज कॉस्ट क्या आ जाएगा, वो हम अब सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, आप इन चारों आइटम्स को डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी, रिटेन अर्निंग्स और चारों के अमाउंट एक साथ लिख लीजिए। आप देखिए कैसे लिखेंगे, देखिए हमने लिख लिए, कैपिटल लिख लिए यानी कि सोर्सेज क्या हैं, डिवेंचर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल है और रिटेन अर्निंग्स है, शॉर्ट में लिख लिया है मैंने। और इनका हमने अमाउंट लिख लिया है, अमाउंट कितना कितना है, ये 3 लाख रुपए के डिवेंचर है, प्रश्न आपने कॉपी कर लिया होगा क्वेश्चन, तो देख सकते हैं आप उसमें 2 लाख रुपए, इक्विटी के 4 लाख रुपए हैं और रिटेन अर्निंग्स 1 लाख रुपए हैं। तो टोटल कैपिटल जो है आपकी वो 10 लाख रुपीज़ की है, टोटल कंपनी की कैपिटल हो गई 10 लाख। हम यहाँ पे वेट्स देंगे, वेट कैसे देंगे, वेट्स देने का तरीका देखिए, 3 लाख अपॉन 10 लाख कितना आएगा सोचिए, 3 लाख को डिवाइड करेंगे 10 लाख से तो आएगा 0.3, ऐसी 2 लाख को डिवाइड करेंगे 10 लाख से तो ये आएगा 0.2, 4 लाख अपॉन 10 लाख तो ये आ जाएगा 0.4, 10 अपॉन ये 1 लाख अपॉन 10 लाख तो 0.1, और इनका टोटल 1 ही आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आपको थोड़ा एडजस्टमेंट राउंड फिगर करनी पड़ेगी, 1 आंसर आना चाहिए, इसका मतलब टोटल 1 आना चाहिए। अब हम इनकी वेटेड जो हमने कॉस्ट निकाली है, स्पेसिफिक कॉस्ट सबकी हमने कॉस्ट कितनी कितनी निकाली है, इसकी 6% निकली थी, ये परसेंट में निकाली थी हमने, इसकी 10% निकली, इसकी 12% और इसकी 9% निकाली, अभी चारों निकाली हैं हमने ये। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट हमारी निकल कर आ जाएगी, इन दोनों को गुणा कर लीजिए, 6 गुणा 0.3 तो 1.8, यानी इसको W नाम दे दिया, इसको अगर आप X नाम दे दें तो ये WX निकल जाएगा, ऐसा समझ लीजिए, इसको हमने W नाम दे दिया, इसको X नाम दे दिया, तो WX दोनों को गुणा कर लीजिए, ये 2 हो गया, 12 4 into 4.8 और ये 0.9 आ गया, और इसका टोटल करेंगे तो 9.5 निकल कर आएगा। तो ये 9.5 जो आया, ये 9.5% हमारा पूरा आंसर निकल कर आ गया कि सबका कंबाइंड होके 9.5% हमारी एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आई, सबका कंबाइंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गई 9.5%। बस इतना है कि सबकी अलग अलग कॉस्ट निकाल लीजिए, नहीं दे रखी है सबकी अलग अलग तो आप निकाल लीजिए और उसको सबको इस टेबल में लिख लीजिए, और इस तरह से आप ये प्रश्न कर सकते हैं। ये आपकी ऐसे टेबल बन गई। तो मैं समझता हूँ कि अब आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में। फिर भी चलिए 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाए, वेटेड एवरेज का ही देख लेते हैं। ये देखिए, राहु केतु कंपनी नाम दे दिया है, राहु केतु लिमिटेड है, और इनके देखिए डिवेंचर्स दे रखे हैं, बुक वैल्यू दे रखी है, लेकिन मार्केट में रेट अलग हो जाते हैं क्योंकि ट्रेडिंग होती है तो मार्केट में रेट अलग हो जाते हैं। लेकिन देखिए रिटेन अर्निंग्स जो होते हैं वो मार्केट में नहीं होते क्योंकि वो तो हमारा रिजर्व है, हमारे प्रॉफिट बचे हुए रखे हैं, तो मार्केट से तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमें इसकी भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसी प्रपोर्शन में, 60 लाख मार्केट में है, तो अगर शेयर्स की वैल्यू मार्केट में ज़्यादा हो रही है तो वो रिटेन अर्निंग्स की वजह से भी हो सकती है, क्योंकि रिटेन का लोग सोचते हैं कि कंपनी के पास बहुत सारा प्रॉफिट बचा हुआ रखा है, बहुत सारा कैश रिजर्व है, रिजर्व बहुत सारे हैं, तो मार्केट में उनके शेयर्स की वैल्यू ज़्यादा हो सकती है।
तो इसको भी हम 60 लाख जो है अगर मार्केट के हिसाब से देखेंगे तो इन दोनों में बांट लेंगे इसको। और यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपना आप निकाल के दे दी है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने निकाली थी सबकी अलग अलग, यहाँ पे दे दी है तो थोड़ा आसान हो जाएगा प्रश्न। पहले हम देखिए बुक वैल्यू मेथड से क्वेश्चन को करेंगे। बुक वैल्यू जो है ये ओरिजिनल जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो बैलेंस शीट में लिखी हुई हैं वो वाली वैल्यू के हिसाब से हम प्रश्न को करेंगे। फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। तो हमें निकालना क्या है, वेटेड एवरेज कॉस्ट, बुक वैल्यू वेट निकालने हैं, बुक वैल्यू बेसिस पर हम निकालने हैं, बुक वैल्यू वेट्स असाइन करेंगे। ठीक है, फॉर्मेट आप अभी बता ही चुका हूँ मैं आपको। सबसे पहले हम सोर्सेज ऑफ फंड्स देखेंगे, पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है इनके पास। तो देखिए डिबेंचर से आ रहा है, प्रेफरेंस शेयर से आ रहा है, इक्विटी शेयर से आ रहा है, रिटेन्ड अर्निंग से आ रहा है। चारों लिख लिए हमने, चारों का हमने अमाउंट लिख लेते हैं। ये है 20 लाख, ये 5 लाख, ये 30 लाख और ये 10 लाख रुपीज़। तो ये हमने अमाउंट लिख लिया। अब हमें क्या लिखना है, देखिए वेट्स देने पड़ेंगे इनको। वेट्स मैंने आपको बताया था कि इन सबका टोटल कर लीजिए। इनका टोटल आ रहा है 65 लाख। तो 65 लाख तो 20/65 लाख को डिवाइड करेंगे। 20 लाख डिवाइडेड बाई 65 तो आएगा आपका 0.308। फिर 5 लाख अपॉन 65 तो 0.077 आ जाएगा। फिर 30 लाख अपॉन 65 लाख तो 0.461 आ जाएगा। फिर 10 लाख अपॉन 65 लाख तो 0.154 आ जाएगा। तो इसका टोटल हो गया 1.00, ये आ गया। फिर हमें x यानी कि कॉस्ट भी दे रखी है, जिसको हमने x नाम दे दिया और इसको नाम w दे दिया। तो ये हमें 5% दे रखी है, ये परसेंटेज में दे रहा होता है, और ये 8% है, ये 13 और ये 9। और अब हम इनको वेटेड एवरेज कॉस्ट निकाल लेंगे। यहाँ पे वेटेड एवरेज कॉस्ट यानी कि w गुणा x, wx निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 1.540, इसको 0.77 को 8 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 0.616, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये 5.993 आ जाएगा। इसको आप इससे गुणा करेंगे तो 1.386 ही आ जाएगा। टोटल इनका कर लीजिए आप तो 9.535 आ जाएगा, और ये परसेंटेज में माना जाता है। तो ये परसेंटेज आंसर हमारा आ गया कि भाई बुक वैल्यू के हिसाब से जो बुक्स में अमाउंट दे रखा है उसके हिसाब से इनके कॉस्ट है, कंबाइंड कॉस्ट या वेटेड एवरेज कॉस्ट या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हम कह देते हैं, वो है 9.535%। अब हम देखिए सेकंड मेथड यूज़ करते हैं, मार्केट वैल्यू से करते हैं। फॉर्मेट बिल्कुल यही रहेगा। अब हम वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालेंगे मार्केट वैल्यू के हिसाब से। सोर्सेज में वही लिख लिया, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स और रिटेन्ड अर्निंग्स, और इनका अमाउंट देखना है। यहाँ पर देखिए अमाउंट आपने क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए, देख लीजिएगा 19 लाख, 5.5 लाख ही दे रखा है, लेकिन ये इक्विटी शेयर्स है, इनको हमें इन दोनों में बांटना पड़ेगा। तो 19 और 5.5 तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं, 19 लाख और 5,50,000, लेकिन इन दोनों को बांटना पड़ेगा हमें। तो देखिए किस रेशियो में बांटें, 60 लाख को हमें इन दोनों में बांटना है। तो 3 और 1 का रेशियो है, तो इस 3 और 1 के रेशियो में ही 60 लाख को बांट लेते हैं। तो रेशियो हो गया 3 और 1। तो इक्विटी में कितना हिस्सा आएगा और रिटेन अर्निंग्स में कितना आएगा, ये हम बांट लेते हैं। टोटल है 60 लाख, तो कैसे बांटते हैं, देखिए 60 लाख दोनों में लिख लीजिए। ये 3 रेशियो है तो 3/4, दोनों का टोटल 3 और 1 कितना होता है 4, और ये हो गया 1/4, ये 1 है तो 1/4, तो ये हो गया 45 लाख और ये हो गया 15 लाख। तो 45 और 15 लाख को, 60 लाख को हमने 45 और 15 में बांट लिया 3 और 1 के रेशियो में। तो ये 3 गुना हो गया, ये 1 हो गया, 15 या 45 होते हैं तो 3 गुना हो गया। तो इस तरह से हम इसको 45 लाख यहाँ लिखेंगे और ये 15 लाख। अब
वेट्स दे देते हैं, वो तो पता ही है आपको। अब डब्लू इसका टोटल कर लीजिए, तो ये 84,50,000 आएगा। अब कैसे बात डिवाइड करेंगे, वेट निकालेंगे, 19 लाख डिवाइडेड बाई 84,50,000, तो ये आ जाएगा 0.225। ऐसी 5,50,000 डिवाइडेड बाई 84 लाख, तो ये आ गया आपका 0.065। फिर 45 लाख अपॉन 84, तो ये आएगा आपका 0.533। 15 लाख अपॉन 84,50,000 डिवाइड करेंगे तो 0.177, और टोटल 1 ही होना चाहिए इनका। फिर हम कॉस्ट देख लेते हैं। कॉस्ट तो हमें दे ही रखी हैं, ये सब वही रहेंगी, 5839। इसको डब्लू नाम दे दिया, इसको एक्स नाम दे दिया, तो डब्लू एक्स निकाल लेते हैं, यानी कि वेटेड कॉस्ट। इसको इससे गुणा कर लीजिए आप, तो ये आ गया 1.125। इसको इससे गुणा कर लीजिए, तो ये हो गया 0.520। फिर 0.533 इंटू 13 कर लीजिए, तो ये 6.929 आ जाएगा। और फिर 177.177 को 9 से गुणा कर लीजिए, तो 1.593 आ जाएगा। टोटल करेंगे तो 10.167 आंसर निकल कर आ जाएगा। परसेंटेज में आता है ये। तो ये हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इतनी हो गई, 10.167। तो मैं समझता हूँ कि कुछ आपको क्लियर हुआ होगा। इस तरह से हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं। देखिए कितना आसान है ये मेथड। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, यह आखिरी प्रश्न है हमारा इस टॉपिक पर। पहले आप क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, जिससे कि आसानी रहे समझने में, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है ये। यहाँ पर देखें आप, 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं, 10% प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 12% डिबेंचर्स हैं। टोटल कैपिटल इनकी 20 लाख रुपीज़ है। मार्केट प्राइस शेयर का 110 रुपये है। कंपनी डिविडेंड देती है 10 रुपये, जो 6% के हिसाब से ग्रो करेगी। टैक्स रेट 50% है। अब हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी ए पॉइंट पहले देखते हैं, एग्जिस्टिंग कैपिटल है, इसके हिसाब से हम अपना प्रश्न को पहले कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए कॉस्ट हमें नहीं दे रखी है सबकी अलग अलग, तो पहले हमें तीनों की कॉस्ट अलग से निकालनी पड़ेगी। तो पहले हम इक्विटी शेयर्स की कॉस्ट निकालते हैं, यानी कि CE। इसका फॉर्मूला आप जानते ही हैं, DPS अपॉन MPS इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट, क्योंकि क्वेश्चन में लिख रहा है कि वो ग्रो करेगी 6% के हिसाब से। DPS देखिए हमें कितना दे रखा है, मार्केट प्राइस तो 110 है और डिविडेंड है 10 रुपये, तो ये हो गया 10 अपॉन 110 इंटू 100, और ग्रोथ रेट इन्होंने बताया कितना 6%, तो 6% ये प्लस हो गया। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आपका 9.9 के आसपास ही आएगा, प्लस 6 ही आएगा। ये भी परसेंट हो गया, ये भी परसेंट, 9 से 15 ये 9.09 आएगा ये, तो 15.09% आपका आ गया। ये क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। ऐसे ही हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल निकाल लेते हैं, CP इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड्स इंटू 100। तो प्रेफरेंस डिविडेंड 10% है, तो 10 हम ऐसे लिख लेते हैं। शेयर एक नेट प्रोसीड्स कितने, 100 रुपये का एक शेयर है, तो 100 रुपये और इंटू 100 है, तो सिंपल 10% ही आ जाएगा निकल कर। दूसरा पॉइंट आ गया हमारा। फिर डिवेंचर्स हैं, CB कहते हैं इसको, इंटरेस्ट पेबल अपॉन नेट प्रोसीड्स इंटू 100। ये 12% है, लेकिन 1 माइनस टैक्स रेट भी करना पड़ेगा हमें। तो 1 माइनस टैक्स के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 12 है। टैक्स रेट हमें कितना दे रखा है, 50% देखिए दे रखा है, तो 10 1 माइनस 0.5 अपॉन शेयर जो है ये 100 रुपये का, ये भी 100 रुपीज़ का ही मानेंगे हम, क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है, तो 100 का ही मान लेते हैं, इंटू 100, और ये हो गया 6 अपॉन 100 इंटू 100, तो ये 6% इसका आंसर आ गया। तो मैं देखिए तीनों चीज़ें आ गई हैं। अब हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लेते हैं। वही अपना फॉर्मेट रहेगा। सोर्सेज लिखते हैं यहाँ पे, इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और डिबेंचर्स हैं। 3 आइटम हैं, तीनों का अमाउंट लिख लेते हैं। देखिए अमाउंट है 10, 4, 6, तो 10 लाख, 4 लाख और 6 लाख, टोटल हो गया 20 लाख।
अमाउंट आ गया। अब इसका वेट निकाल लेते हैं हम, 10/20, 10 लाख अपॉन 20 लाख तो 0.5, 4/4 लाख अपॉन 20 लाख तो 0.2, 6/20 लाख तो 0.3 और टोटल 1 होना चाहिए। एक्स यानी वेट, कॉस्ट हमने अभी निकाली है 15.09, इसकी 10 और इसकी 6 और W को मल्टीप्लाई कर लीजिए, WX हमारा आंसर आ जाएगा। तो 15.09 को 0.5 से गुणा कर लीजिए, 7.55, इसको गुणा कर लीजिए 2 और इसको गुणा कर लीजिए 1.80, तो ये टोटल हो गया 11.35% आंसर। तो ये बुक वैल्यू के हिसाब से एक नॉर्मल जो बुक्स में दिए गए हैं एग्जिस्टिंग कैपिटल जो है इनकी, उसके हिसाब से इतनी टोटल कंबाइंड कॉस्ट आ रही है। अब हमें प्रश्न में कहा गया है सेकंड बी पॉइंट समझना है थोड़ा सा। इसमें देखिए हमसे क्या कह रहे हैं, सेकंड पॉइंट भी देख सकते हैं बी पॉइंट कि एज्यूमिंग डेट इन ऑर्डर टू फाइनेंस एन एक्सपेंशन प्लान, कोई एक्सपेंशन करना है, बिजनेस बढ़ाना है इन्हें, तो उसके लिए इनको पैसे चाहिए, बोरोड ऑफ फंड 10 लाख रुपए बोरो कर रहे हैं जिस पे 14% ये ब्याज देंगे। तो आपसे पूछा है व्हाट विल बी द कंपनीज रिवाइज्ड वेटेड ऑफ कैपिटल, जब ये नई चीज़ आ जाएगी तो पुरानी चीज़ें तो रहेंगी लेकिन ये और बढ़ जाएंगी आपकी 10 लाख रुपीज़। तो उस कंडीशंस में हमें क्या करना है कि एक तरीके से लोन बोरो कर रहे हैं, लोन बढ़ गया आपका तो 10 लाख एक कैपिटल लोन की और बढ़ जाएगी इसमें। तो व्हाट विल बी द कंपनीज रिवाइज्ड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दिस फाइनेंसिंग डिसीजन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज डिविडेंड, डिविडेंड 10 से 12% हो जाएगा, तो हमें डिविडेंड का रेट भी बदलना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। हाउएवर द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज एक्सपेक्टेड डिक्लाइन, 110 से 105 रुपये हो जाएगी, तो इनके हिसाब से हमें थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। तो वो हम देख लेते हैं दोबारा से। तो जो चेंजेस के लिए कह रहा है वो हम चेंजेस कर लेते हैं बी पॉइंट। तो देखिए सोर्सेस तो वही रहेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स और एक लोन और बढ़ गया। और इनका अमाउंट देख लेते हैं हम, अमाउंट भी वही है 10 लाख, प्रेफरेंस कैपिटल के 4 लाख, डिबेंचर्स के 6 लाख और नया लोन कितने का है 10 लाख का, नया कैपिटल 10 लाख रुपए और चाहिए। ये तो अमाउंट आ गया हमारा, इससे वेट निकल जाएंगे आराम से, कोई परेशानी नहीं है। इनका टोटल आपका आ जाएगा 30 लाख, टोटल कैपिटल आ गया 30 लाख। वेट आपको आता ही निकलना 10 लाख अपॉन 30 लाख तो 0.333, 4 लाख अपॉन 30 लाख 0.133, 6 लाख अपॉन 30 लाख 0.200 और 10 अपॉन 30 हो गया 0.33। अब 33 आ रहा है यहाँ पे, 33 तो 9 बैठ जाएगा, इसके 4 कर लेते हैं राउंड फिगर में, जिससे टोटल 1 बैठ जाएगा। थोड़ा सा 0.33 है इनमें एडजस्ट करना पड़ता है जिससे कि टोटल 1 आ जाए आपका। अब हम कॉस्ट निकालते हैं जिसको हमने एक्स नाम दे दिया, ये प्रतिशत में दी होगी। कॉस्ट के लिए बदलने के लिए कह रहा है हमसे, ये बदलने के लिए देखिए क्या क्या कह रहा है। इसका तो 14% दे रखा है रेट, कंपनीज का रिवाइज्ड वेटेड एवरेज निकालना है हमें, डिविडेंड चेंज हो रहा है तो यानी कि इक्विटी कैपिटल हमारी उसकी कॉस्ट बदल जाएगी। तो इक्विटी की हम दोबारा से निकाल लेते हैं सीई दोबारा निकालनी पड़ेगी हमें, डीपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट था फॉर्मूला, याद होगा आपको, अभी कराया हमने। डिविडेंड ये बदल के 12 रुपये कर रहे हैं, मार्केट प्राइस पर शेयर 105 रह गई है, ग्रोथ रेट 6% है ही। तो ये आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 11.43% और ये 6%, तो ये 17.43% हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ रही है। और जो लोन था, कॉस्ट ऑफ लोन भी निकालना है, वो 14% दे रखा था, लेकिन हमें 1 माइनस टैक्स रेट करना होता है क्योंकि आफ्टर टैक्स निकालते हैं। तो 14 इंटू 1 माइनस 0.5 तो 14 इंटू 0.5 इक्वल टू 7% माना जाएगा, क्योंकि आफ्टर टैक्स अगर हमें निकालना होता है कोई चीज़ तो 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आफ्टर टैक्स आ जाता है। तो ये सब चीज़ें आ गई हैं हमारी। कॉस्ट इक्विटी में लिख देते हैं 17.43,
17.43। प्रेफरेंशियल कैपिटल में कोई चेंज नहीं था तो वही 10% रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। डिबेंचर्स में कोई बदलाव नहीं था, 6 रहेगा। लोन के अब आ गया है 7%। और इनको वेटेड एवरेज कॉस्ट निकाल लेते हैं। वेटेड एवरेज कॉस्ट, तो ये WX नाम दे दिया हमने, W और X को मल्टीप्लाई कर लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ जाएगा 5.80, ये हो गया 1.33, ये 1.20, ये 2.34, तो टोटल हो गया 10.67% आंसर। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये प्रश्न हमें करना है, वेटेड एवरेज कॉस्ट वाला। ये सेकंड पॉइंट हो गया इसका, इस क्वेश्चन का। तो अब मैं समझता हूँ हमने चारों मेथड सीख लिए हैं। ओवरऑल कंबाइंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने यानी वेटेड एवरेज कॉस्ट भी सीख लिया है। आप इनको प्रैक्टिस करिएगा। फिर भी अगर कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम आपको लगे तो यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।